A very good evening to one and all present here. आप सबको good evening. You're comfortable in which language? You want me to speak in English or in Hindi or in both the languages? आप किस language में comfortable है? मैं उस language में ही बोलूंगी आपसे. हिंदी में करते हैं. हिंदी में मैम. ठीक है, हिंदी ठीक है. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. ठीक है. सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. कंफर्म कर दीजिए. तो सबसे पहले I'll tell you, I'll introduce. My name is नीतू भाटिया और करंटली आई एम वर्किंग एट केवी रिहान नगर, एनटीपीसी रिहान नगर. मेरा नाम नीतू भाटिया है. मैं एनटीपीसी रिहान नगर में वर्क कर रही हूँ अभी केवी में. ये मेरी पहली पोस्टिंग है और मैं भी आप ही की तरह थी. मुझे कुछ नहीं पता था इंटरव्यू के बारे में और कबीर सर ने ही मुझे गाइड किया है. वो उस पर आएंगे, बट सबसे पहले मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ताकि मुझे पता है आप सबके अंदर एक डर होगा इंटरव्यू को लेके. तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस डर को हम डिस्ट्रॉय कर दें. वैसे कबीर सर बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस डर को, बट अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं भी आप ही की तरह थी. और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा रिटन में बहुत कम स्कोर गया था, बिकॉज मैं वैसे प्रोफेशन से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मेरा कोई इरादा नहीं था टीचिंग में आने का इनिशियली, बट जब मैंने ये एग्जाम दिया, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. और आवाज नहीं आ रही? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, तो मैं भी आप लोगों की तरह ही थी. मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग में पहले. तो आई वाज अ फिजियोथेरेपिस्ट. तो उसके बाद बीएड किया और ये एग्जाम दिया. तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं रिटन में इतना कुछ तैयारी नहीं करके गई थी. तो मेरा रिटन जो था वो मार्जिन पर आया था. आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी. तो उस टाइम पे 95 या 96 कट ऑफ गई थी एंड आई गॉट 97 मार्क्स. तो आई वाज हेल स्केर्ड. मैं एज पीआरटी, आई एम वर्किंग एज पीआरटी. सुनीता जी, मैं पीआरटी हूँ, प्राइमरी टीचर. तो मैं हेल्थ स्केर्ड थी. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ गया था. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कुछ भी. तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि कहाँ पर इंटरव्यूज अवेलेबल है. तो ऐसे सर्च करते करते मैंने एक दो लोग से बात करी, बट मुझे कबीर सर से जब मैंने बात करी तो पता नहीं मुझे अंदर से ही कुछ लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए. तो ये कुछ मॉक इंटरव्यू के सेशंस कर रहे थे, तो मैं कबीर सर से इस तरह से मिली. और जब मैं यहाँ गई तो पहले तो उन्होंने मेरे अंदर का डर खत्म किया कि आप जो है, आपके रिटन में कम भी है, फिर भी आप इंटरव्यू के बल पर, अगर सीरियसली स्पीकिंग अगर आप लोगों के कट ऑफ से 1 या 2 नंबर भी ऊपर है ना, तभी भी आप इंटरव्यू के दम पर आप निकाल सकते हैं. आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे देंगे. तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोग के साथ इंटरव्यू का. इंटरव्यू में जब मैं गई, पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, जैसे आप लोग हैं. हालांकि कबीर सर ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाल दिया था अंदर, पर फिर भी नर्वसनेस होना नेचुरल है, क्योंकि अगर नर्वसनेस नहीं होगी तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, राइट. तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वहां पर 4 लोग बैठे हुए थे. सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to everyone? Yes ma'am. तो वहां पर 4 लोग बैठे हुए थे. जो बीच में बैठे थे मिडिल में, वो चेयरमैन थे. और एक वहां पे मुझे जितना लगता है, क्योंकि सब कबीर सर ने भी गाइड किया था, कि एक वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे, क्योंकि वो मेरे से कुछ नहीं पूछे थे, सिर्फ मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे बैठी हूँ, मेरे पैर तो नहीं कांप रहे, इस तरह से. और 2 टीचर्स थे, वो केवी के टीचर्स थे. उनमें से एक फीमेल थी और 3 मेल मेंबर्स थे. तो सबसे पहले तो मैं गई, हालांकि दरवाजा खुला हुआ ही था, पियोन ने मेरे लिए दरवाजा खुला था, बट फिर भी मैंने आउट ऑफ कर्टेसी मैंने डोर को नॉक किया. ठीक है. देन आई आस्क्ड फॉर द परमिशन, मे आई कम इन मैम एंड सर्स, ऐसे मैंने पूछा. तो दे लेट मी इन कि या प्लीज कम इन. फिर देन आई कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, ऐसे मैं उनके सामने खड़ी हो गई. और फिर आई वाज वेटिंग कि वो मुझे परमिशन दे बैठने की. फिर उन्होंने मुझे बैठने का परमिशन दिया, तो मैं बैठ गई. और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके और मेरे बीच में कोई टेबल होगा, बट उनके मेरे बीच में कोई टेबल नहीं था. तो मैं उनके सामने ऐसे बैठी हुई थी, मतलब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे. तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, बट आई मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल. और जैसा कि सर ने मुझे गाइड किया था कि साड़ी पहनोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहेगा, वैसे आप जिसमें कंफर्टेबल हो. बट मैंने साड़ी पहनी थी, और वो भी बहुत बिल्कुल एकदम सॉबर सी साड़ी मैंने पहनी थी, बिल्कुल लाइट कलर की, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की, एंड वेरी लाइट मेकअप, बिल्कुल लाइट लिपस्टिक लगा रखी थी और बिल्कुल लाइट काजल लगा रखा था. आई वाज वेरी सिंपली ड्रेस्ड, और मैंने बाल टाई कर रखे थे, ठीक है, इन अ जूड़ा, इन अ बन.
तो उन्होंने पहले मुझे देखा एंड सीरियसली उन्होंने पहले मेरा अटायर देखा, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को वहां देखी थी जो इंटरव्यू देने आए थे, तो मैक्सिमम लोगों का अटायर भी प्रॉपर नहीं था। मतलब हार्डली 3 या 4 गर्ल्स ने ही साड़ी पहनी थी, कुछ लोग कैजुअली भी आए थे, कुछ लोगों ने तो जीन्स तक पहन रखी थी, मतलब कुर्ती के साथ, दे वर ड्रेस्ड अप इन अ वेरी कैजुअल मैनर। तो मुझे ऐसा लग रहा था उनको देख के कि शायद उन्हें मेरा अटायर पसंद आया है। और फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, तो मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मेरा बायोडाटा उठाया, क्योंकि जो बायोडाटा होता है ना, दैट स्पीक्स ऑल अबाउट यू, उसमें आप प्लीज ध्यान से भरिएगा, सर आपको गाइड करेंगे। वैसे ही आप भरिएगा, सर ने मुझे गाइड करा था कि बायोडाटा में क्या क्या भरना है। तो मैंने उसमें, उन्होंने लिखा था व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन केवीएस। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू आपके मुताबिक चले, तो आप थोड़ा इसमें स्मार्टनेस दिखाइएगा, मतलब बी ओरिजिनल, बी जेन्युइन। देखिए, हर चीज का सबसे पहला फंडा ये होता है, हैव टू स्ट्राइक अ ऑनेस्ट डील। आप फेक नहीं कर सकते इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि आप कुछ और हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी सबको पसंद होती है, और टीचिंग प्रोफेशन में तो वो चाहिए ही होती है। ठीक है, तो आप बी योरसेल्फ, बट थोड़ा सा ना आप उसमें स्मार्टनेस ये दिखाना कि कुछ गलत नहीं लिखना। आप जो आप जवाब दे पाओ, खाली वही चीजें लिखना। डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड में जो बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो आप कल को कुछ ऊटपटांग चीजें लिखते तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने जो लिखा था, जो मैं फील करती थी, मैंने एक लाइन लिखी थी, मैम एग्जाम के बाद मैक्सिमम कितने टाइम लग जाता है इंटरव्यू? बेटा सब बताएंगे, अभी पहले एक बार एक्सपीरियंस शेयर कर दें, फिर आपको सब बता देंगे ज्वाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन मेरा बायोडाटा से देखा, और उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा, यूजुअली बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उन्होंने पहले मुझे ऐसा नहीं बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उन्होंने बस मेरा बायोडाटा देखा, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, आई वांट टू बी अ कंस्ट्रक्टिव फैसिलिटेटर, आई वांट टू बिकम अ कंस्ट्रक्टिव फैसिलिटेटर। ठीक है, तो मैं चाहती थी इससे कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे वो। ठीक है, क्योंकि मैंने बीएड कर रखा है, कई लोगों ने आप में से जेबीटी किया होगा, किसने बीएड किया होगा, तो अगर आपको पता होगा उसमें ये कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझसे कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पूछेंगे, और हुआ भी ये कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लिखा है यहाँ पे यू वांट टू बिकम अ कंस्ट्रक्टिव फैसिलिटेटर, फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका ये था, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ कंस्ट्रक्टिव फैसिलिटेटर? तो मैंने उनको बताया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होता है जो नॉलेज बच्चों से एक्सट्रैक्ट करवाता है, क्योंकि वी हैव टू टेल एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, हमें घुमा घुमा के या बुकिश नॉलेज नहीं दिखानी, वी हैव टू शो आवर रियल नॉलेज। तो मैंने ऐसे ही बताया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होता है, सर आई स्पोक ओनली इन इंग्लिश, मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में चला था। कंस्ट्रक्टिविस्ट इज वन who knows how to extract knowledge from students. First of all, we test the previous knowledge of the students, then we try to build the foundation on which the entire knowledge of the student will be based. इस तरह से मैंने उनको आंसर दिया था। तो फिर they were pretty much impressed by that answer. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अब बताओ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, क्योंकि आपने बताया कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। तो मैंने फिर उनको बताया चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है। फिर उनमें से जो चेयरमैन थे, उन्होंने मुझसे पूछा, आप बताओ कृष्णमूर्ति, आपने बीएड कर रखा है? मैंने कहा यस सर, मैंने बीएड कर रखा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज कृष्णमूर्ति अप्रोच ऑफ एजुकेशन? तो आई वाज लाइक, उस टाइम मुझे सच में याद नहीं थी कृष्णमूर्ति अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इट वाज नॉट लाइक कि हर क्वेश्चन का आपने आंसर करना ही करना है। तो मैं बोली उनको, सर आई एम नॉट एबल टू, ओके, everyone please mute your mics, because otherwise you won't be able to hear me. Just mute your mics, नहीं तो आप मुझे नहीं सुन पाओगे। जी कंटिन्यू कर लीजिए। ओके ओके, सो मैं उनको ये बोली, सर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट इज कृष्णमूर्ति अप्रोच, आई हैव रेड इट, मैंने पढ़ी है बीएड में, बट सर मुझे सच में याद नहीं रही। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की अप्रोच याद है, मुझे महात्मा गांधी की अप्रोच याद है, बट सीरियसली सर मुझे कृष्णमूर्ति अप्रोच याद ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो मुझे फिर जो वो 2 टीचर्स थे चेयरमैन के अलावा, चेयरमैन थोड़े से स्ट्रिक्ट लग रहे थे मुझे उस टाइम पर। वो थोड़ा बात करने का उनका जो तरीका था थोड़ा स्ट्रिक्ट था, बट कबीर सर ने प्रिपेयर कर रखा था कि उनमें से एक पर्सन होगा, विल ट्राई टू पुल योर लेग, विल ट्राई टू मेक यू अनॉयड, जो तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, अपसेट करेंगे, बट तुम अपना काम मेंटेन करना। ठीक है,
तो फिर उसके बाद कृष्णमूर्ति अप्रोच नहीं आई, थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगा, यार मुझे ये नहीं आता, ये मैं भूल गई, बट मैंने उसको रिफ्यूज करा। और वो जो 2 टीचर्स बैठे थे केवी के, उन्होंने थोड़ा सा टर्न करने की सिचुएशन कोशिश करी। फिर उन्होंने मेरा और आगे रिज्यूमे देखा, उन्होंने कहा चलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगी। तो जब मैंने ये बोला आई हैव डन माय बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, तो उन्होंने मेरे को एकदम से स्टॉप कर दिया चेयरमैन ने कि व्हाट, तुमने अपनी बैचलर्स फिजियोथेरेपी में करी है, तो हाउ कम यू वांट टू बिकम अ टीचर। तो इसके लिए भी आई वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे कबीर सर ने कहा था अगर वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर करके गई थी, और मैंने उनको बहुत कन्विंसिंग आंसर दिया कि सर अर्लियर आई वाज इनटू फिजियोथेरेपी एंड मैंने बुक्स भी लिखी हैं, सब मैंने उनको बताया। बट नाउ आई रियली वांट टू स्लो डाउन एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ किड्स एंड आई लव दिस प्रोफेशन। मुझे नहीं पता था ये मेरा सोल पर्पस है पहले। मैं नहीं जानती थी। मैंने सब बताया कि हाउ माय फादर पुश्ड मी इनटू दिस फिजियोथेरेपी दिस थिंग, बट एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर। मेरे को पैशन था टीचिंग का, और मैंने अपना एक्सपीरियंसेस बताए, मतलब बचपन से लेके अब तक मुझे क्या, मतलब मैं बच्चों को टीच करती भी आई हूँ, मतलब कैजुअली ही करती थी, बट अब मैं इसको प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ फुल टाइम। तो दे वर प्रीटी इम्प्रेस्ड कि हाँ ठीक है ये बात भी। फिर उसके बाद वो मैम ने, क्योंकि मैं 2 इयर्स केवी में पढ़ी हूँ, वैसे मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई थी, बट 2 इयर्स लास्ट के 11-12 में, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंसेस ले लिया था, तो मैं केवी में पढ़ी हूँ 2 साल। तो वहीं से थोड़े क्वेश्चंस उन्होंने ले लिए कि आप केवी के स्टूडेंट रह चुके हो, तो मैंने कहा यस आई वाज अ केवी स्टूडेंट। तो उन्होंने पूछा कौन से केवी में पढ़ते थे, तो मैंने बताया मैं केवी शालीमार बाग में पढ़ती थी जो दिल्ली में है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ के प्रिंसिपल कौन थे, तो मैंने बताया प्रिंसिपल वी चेरियन मैम थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब हम कैसे मान ले तुम इस प्रोफेशन में, मतलब अपना 100% दोगे, क्या पता तुम ये भी स्विच कर लो। तो मैंने कहा सर मैं अश्योर करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और कह रहे तुम्हारी फिजियोथेरेपी की नॉलेज क्या काम आएगी हमारे, मतलब दे वर लिटिल वेरी मच स्ट्रेट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन, मतलब वो बहुत ज्यादा थोड़ा रूड भी हो गए थे चेयरमैन। तो मैंने बोला सर जैसा कि एसबी चल रहा है, स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे, उस टाइम पे बहुत वो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं उसके बारे में पढ़ के गई थी। तो मैंने कहा सर आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन दैट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उनको कन्विंसिंग लगा मेरा ये आंसर, बट वो दिखा नहीं रहे थे कि वो मतलब कुछ अपनी रिएक्शन ज्यादा नहीं दे रहे थे वो मुझे, जो चेयरमैन थे स्पेशली। और वो जो बाकी के 2 टीचर्स थे वो तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो खुश हो रहे हैं मेरे आंसर से। तो अब मुझे था ये कि भाई आगे देखते क्या होता है। फिर उन्होंने मुझे बोला जो चेयरमैन थे कि चलो आप बुक उठाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो वो कहते हैं कि 4th क्लास की इंग्लिश की बुक उठाओ और वेकअप पोएम पढ़ाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले मैं उठी और मैंने वेकअप पोएम के एक्शंस करके वो वेकअप पोएम सुना दी। पहले मैंने उसको म्यूजिकली सुनाया, वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, इस तरह से थोड़ा मतलब एंथुसियास्टिक करने के लिए, उनको बोर्ड मेंबर्स की अटेंशन गेन करने के लिए। फिर उसके बाद मैं उसको मतलब आराम आराम से एक्शंस के साथ उसको बताया। और मैंने बोर्ड वर्क भी किया था, मतलब जो मेन मेन वर्ड्स थे उसमें वो लिखे थे। ठीक है। तो उन्होंने मतलब मेरे को पूरा डेमो नहीं देने दिया, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए आप। तो उसके बाद भी फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंटिन्यू किया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि डेमो के और इंटरव्यू के मार्क्स अलग अलग है। पहले 60 मार्क्स का ही होता था इंटरव्यू पूरा। अभी तो ऐसा हो गया आपको 30 मार्क्स के लिए अलग से डेमो के लिए प्रिपेयर करना है और 30 मार्क्स अलग से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। पहले ऐसे नहीं था, पहले इट वॉज ऑल क्लब्ड। तो फिर उन्होंने, मुझे लगा शायद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, बट मेरा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब आप जो हैं आप 5 क्वालिटीज बताइए टीचर की। तो मैंने 5 क्वालिटीज बताई टीचर की, मतलब मुझे थोड़ा डिफरेंट बताई। मैंने कहा सबसे फर्स्ट क्वालिटी सर मुझे लगता है टीचर में जो होनी चाहिए, एक प्राइमरी टीचर में वो होनी चाहिए एम्पैथी। तो वो जो मैम थी वो बहुत हैप्पी हुई, कहती अच्छा एम्पैथी क्यों होनी चाहिए। मैंने कहा देखिए मैम, छोटे छोटे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी और व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। उनको पढ़ाने से पहले हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू नो देयर साइकोलॉजी। अगर उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कैसे। सेकेंड मैंने बोला था कि हमें पेशेंस होने चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पेशेंस चाहिए। उनको एक बार समझ नहीं आया तो हमें 10 बार भी समझाना चाहिए। फिर सब्जेक्ट नॉलेज तो होती ही होती है, साथ में वी शुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद देम प्रॉपर्ली, वी शुड बी एबल टू मिंगल विद देम प्रॉपर्ली। तो ऐसे ऐसे करके मैंने, और मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, और भी मेरे को जब उस टाइम पे दिमाग में आई थी मैंने क्वालिटीज बताई थी।
तो फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अच्छा अगर आप दिल्ली से हो, तो मैंने बोला यस मैम, आई वाज बोर्न इन दिल्ली एंड आई वाज ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी। तो कहते हैं कि एवी में तो कहीं पे भी पोस्टिंग दे देते हैं, तो आप मैनेज कर पाओगी? तो मैंने कहा यस मैम, माय फैमिली सुपर ऑसम एंड आई नो आई विल बी एबल टू मैनेज एनीवेयर। तो कह रहे तुम्हारा छोटा बच्चा भी है, दैट टाइम माय किड वाज आई थिंक नॉट इवन 2 years का भी नहीं था तब मेरा बेटा। तो बट मैंने कहा नहीं मैम, हम मैनेज कर लेंगे, माय मदर इन लॉ विल मैनेज विद मी। तो उन्होंने यही पूछा। और उन्होंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो सब्जेक्ट नॉलेज होती है वो रिटन में ही टेस्ट हो जाती है आपकी, वो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन माय पर्सनालिटी, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि बाकी लोगों ने मुझे जो अपने एक्सपीरियंस बताए थे बाहर आके, उनसे और भी चीजें पूछ रहे थे कि मैथ्स कैसे पढ़ाओगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे, ये सब। पर मुझसे ये सब नहीं पूछा था। मैं मुझसे मतलब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस इधर उधर के भी कुछ कुछ पूछे, केवी के बारे में, अपना पास्ट का एक्सपीरियंस बताओ, तुम किस किस में पार्टिसिपेट करती थी, और तुमने बुक लिखी है, उस बुक में क्या लिखा है। हॉबी पूछी थी, हॉबी में मैंने पोएट्री राइटिंग लिखी थी, तो मैंने उनको अपनी बुक वो कॉपी दिखाई थी जिसमें मैंने पोएट्रीज लिखी हुई है। और उस टाइम पे पुलवामा वो अटैक हुआ था, तो वो जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर भी मैंने एक सोल्जर्स के ऊपर पोएम लिखी थी, तो वो उन्हें अच्छी लगी थी। बट स्टिल चेयरमैन सर, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतने इन्फ्लुएंस हो रहे थे मेरे पर्सनैलिटी, मतलब ही वाज नॉट शोइंग इट। बट लास्ट में जब मेरा, मुझे लग रहा था कि खत्म होने वाला इंटरव्यू, तो मैंने ना ऑनेस्टली उनको एक बात बोली, इज एवरीबडी एबल टू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। Yes, ma'am. हाँ हाँ। Yes, ma'am. मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रही हूँ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, वो बोरिंग ना लग रहा हूँ, मैं पूरा अकाउंट दे रही हूँ आपको कि इंटरव्यू कैसा था। तो उन्होंने लाइक मुझसे, मुझे मैंने खुद ही उनको लास्ट में उन्होंने पूछा कि आपको हमसे कुछ पूछना है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे, बट मेरे को एक बात बतानी है। मैंने चेयरमैन सर की तरफ, सर मेरे को एक बात बतानी है। तो कहते क्या? मैंने कहा सर, मुझे लग रहा है कि मेरा शायद इतना अच्छा डेमो नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो कह रही नहीं नहीं, यू आर प्रिटी गुड इन दैट। मैंने कहा बट मैंने उनको दिखाया कि मैं फ्लैश कार्ड्स बना के गई थी। मैं एक्चुअली वो क्लास 1 का एक पोयम है, माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, हैप्पी चाइल्ड, वो वाली हैप्पी चाइल्ड वाली पोएम का। तो मैं बता रही, तो कह रहे कि अच्छा दिखाओ। और फिर वो 6 साल की टोकरी भरकर लाई, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, उसके भी मैं फ्लैश कार्ड्स बना के गई थी, आम और वो सब टोकरी वगैरह। तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट से उनको दिखा रही हूँ, और इवन चेयरमैन सर भी ही वाज लुकिंग लाइक दिस कि अच्छा मुझे भी दिखाओ क्या बना के लाई हो तुम। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि उनका वो देख के क्यूरियोसिटी, मैंने दिखाया ये देखिए भाई, ये बना के लाई हूँ, वो बना के लाई। तो उनके फेस पे भी स्माइल आ गई। तो मैंने कहा सर, मैं सीरियसली, मैं दिल से चाहती हूँ कि मुझे एक मौका मिले यहाँ पर, और मैं मतलब एक्टिविटीज से, और जो भी मेरे पास है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो फिर वो कहते हैं गुड, मुझे उन्होंने ऐसा बोला। और उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आई हैं? मैंने कहा जी सर, मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके आई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ओके वेरी गुड। फिर मेरे को उन्होंने जाने के लिए बोला, और मैं जा रही थी तो मैं डोर पे, मेरे को हल्का सा सुनाई दिया कि कैंडिडेट अच्छी थी। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने इंटरव्यू के दम पे, आई गॉट 52 मार्क्स इन इंटरव्यू आउट ऑफ 60, और मैंने केवल इंटरव्यू के दम पर निकाला है। तो आप में से जो ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे रिटर्न में कम रह जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कई लोग के मुझसे ज्यादा थे रिटर्न में, बट वो इंटरव्यू में कुछ नहीं कर पाए, तो उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। और उनको मैंने लास्ट में वो फ्लैश कार्ड सिखा के ये प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं मैं, मतलब ये जॉब डेस्परेटली चाहती हूँ, और मैं इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और आज भी मतलब मुझे 3 years हो गए हैं, एंड सीरियसली आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मुझे लगता है टीचर रोज ही कुछ सीखता है, टीचर एक खुद एक लर्नर होता है। तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से आपका कुछ डर निकला होगा अभी तक। बहुत अच्छा लगा। Yes, ma'am. बहुत Very अच्छा nice. था मैम। मैंने वेरी बिल्कुल आपको नाइस। अनफिल्टर्ड बताया। बहुत अच्छा देखो था मैं मैम। कुछ फेक नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ कि कबीर सर का क्या कंट्रीब्यूशन था मेरी सक्सेस जर्नी में, क्योंकि जो आप मुझे देख रहे हो इतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं थी, सीरियसली मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। क्योंकि देखो पहला तो रिटन में इतना कम मार्क्स आ गया, दूसरा मुझे जो डर सता रहा था, यार मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं एक नई फील्ड में जा रही हूँ, और वो भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही हूँ, और एक हवा बना था दिमाग में, यार 4 लोग बैठे होंगे इंटरव्यू में, कहीं 5 ना हो, ये ना हो, इतना कुछ डर बना हुआ था मन में। तो मैं जब कबीर सर के पास गई तो मैं बहुत जल्दी बोलती थी, मेरी आदत थी, वो तो थोड़ी अभी भी है। तो ये आप कबीर सर से पूछना, मैं तो लेके गई थी, अब अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे फ्लैश कार्ड ले जाना, वो मेरे को कबीर सर ने ही आइडिया दिया था वैसे वो वाला फ्लैश कार्ड्स वाला। तो मैं कबीर सर से कैसे मिली, तो मैंने आपको बताया था मैं इंटरनेट पे सर्च कर रही थी, तो 1-2 टीचर्स से मेरी बात हुई थी, बट मुझे वो इतने कन्विंसिंग नहीं लगे थे। अच्छा हुआ मैं नहीं गई वहां पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। तो मैं कबीर सर के पास आई, तो जब मैं कबीर सर से मिली तो मुझे सीरियसली मुझे लगा कि ये पर्सन है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मे बी आई वाइब्ड विद हिम। फर्स्ट मीटिंग में मेरी वाइब्स मैच हो गई सर के साथ। और ना मतलब सर मेरे को ऑब्जर्व कर रहे थे, और मैं जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं भागी हूँ सर के पास, लिटरली मैं भाग के गई हूँ। और मैं सर को जल्दी बता रही हूँ, सर आई वाज अ फिजियोथेरेपिस्ट, सर आई वाज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मैं सब बता रही हूँ सर को, सर मेरे 95 96 के आसपास ही थे मार्क्स, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, 97 ही हो गए। उस टाइम पे मार्क्स नहीं आए थे, मार्क्स बाद में आए थे रिटन के। तो मैं बहुत परेशान हूँ सर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, व्हाट शुड आई डू, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। एक सेकंड प्रवीण जी, मैं बताती हूँ अभी आपको, मैं सबकी अभी चैट पढ़ूंगी, पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ, फिर मैं आपकी 1 बाय 1 सारी क्वेरीज के आंसर्स दूंगी। तो क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है ना फिर, वो कंटिन्यूटी 3 साल पहले की बात है, तो मुझे वो याद करके रिकॉल करके बतानी है आपको। तो मैं कबीर सर के पास गई, तो कबीर सर ने पहली चीज जो मुझे बोली, पता है क्या बोली? आई एम नॉट सीइंग व्हाट यू आर टेलिंग मी, आई एम सीइंग द थिंग्स द वे यू आर टेलिंग मी। तो सर ने बोला, मैं ये नहीं देख रहा तो मुझे क्या बता रही हो, मेरा उस पर ध्यान नहीं है, मेरा इस पर ध्यान है, तो मुझे कैसे बता रही हो? तो मैंने कहा मतलब सर कह रहे तुम्हारी स्ट्रेंथ है, यू आर वेरी मच प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यू आर वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू हैव एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सर ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना यहाँ जो था वो यहाँ बढ़ा दिया कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ने कहा देखो, इसके लिए इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तुम में है, अब नेक्स्ट बोलो। मैंने कहा सर मैंने फिजियोथेरेपी करी हुई है, वो लोग मुझसे पूछेंगे, वो पूरा पूछेंगे तुमने फिजियोथेरेपी छोड़ दिया, आई लुक लाइक अ स्टूपिड देयर, कि इतने सालों साल क्या कर रही थी तुम, तुम्हें अब होश आया है। उसमें भी सर ने मुझे पॉजिटिविटी दिखाई कि होश तो आया कम से कम। और मेरी एज भी, मतलब मैं उस टाइम पे अर्ली 30s में थी अपने। तो मैंने कहा सर वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सर ने कहा कुछ नहीं सोचेंगे, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, एज इज जस्ट अ नंबर, पहले तो अपने दिमाग में सेट कर लो। रादर तुम एक मेच्योर टीचर का एग्जाम्पल बनोगी कि एज ज्यादा कम होने से कुछ नहीं होता। तो फिर सर ने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि, और सर ने कहा उनको ये आपने दिखाना कि वो आपने टाइम यूज किया है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन ही तो बढ़ाई है ना उस टाइम में, तो आप उनको ये दिखा सकते हो कि मैं पढ़ाई कर रही थी, फिर मेरी मैरिज हुई, फिर मेरा किड हुआ, तो आप दिखा सकते हो कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है, वहां पे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर उसके बाद सर ने बोला, मेरी जो फर्स्ट क्लास ही थी वो, क्योंकि मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, आप मेरा पूरा सेशन लो और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने अंदर क्या डिफरेंस फील किया। तो मैंने सर को बोला, देखिए सर मैं आपको ना बिल्कुल ये 10-15 दिन ना सरेंडर कर रही हूँ सच में, कि बस आप कैसे भी करके सर, मतलब मुझे आप केपेबल इतना बना दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सर कहते हैं मैं तुम्हें केपेबल नहीं बनाऊंगा, जिसमें तुम्हारी जो जो अच्छी क्वालिटीज है, जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना अनटैप्ड में, खाली उसी को ही बाहर निकालो। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप अगर मुझे लगता है, सर मुझे बोलते हैं आप एक डायमंड की तरह। मैंने कहा अगर सर आप लगता है मैं डायमंड हूं तो आप प्लीज मुझे पॉलिश कर दीजिए। मैं मतलब सच में मैं सर को अपना गुरु, अपना मेंटर करके मैंने सरेंडर कर दिया कि मतलब जो सर बताएंगे वो मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा। क्योंकि हम बहुत सारी ना अपना दिमाग लगा लेते कि ऐसे होगा वैसे होगा, और फिर ना हम भटक जाते हैं। तो एक मेंटोर या एक गाइड का होना बहुत जरूरी है। हम कितने भी जानते हो, बट एक जो इंसान रोज इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स, ऑब्वियसली उनमें कुछ ऐसा है जो शायद हमारे अंदर नहीं है। तो मैंने ये चीज एक्सेप्ट करी कि सर को काफी एक्सपीरियंस है और सर बहुत अच्छे से मुझे गाइड करेंगे, तो मैंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था। और सर ने मतलब सीरियसली बहुत एफर्ट डाला है मेरे साथ। कितने तो सर ने मेरे मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, और मुझे अब भी याद है जब मैं सर के पास आई थी लास्ट मॉक इंटरव्यू देने। सर आपको याद है मेरा लास्ट मॉक इंटरव्यू? बिल्कुल कबीर सर याद है। और पता है मैं क्योंकि ना मेरी पर्सनालिटी थोड़ी है, मैं चोपी हूँ, मैं बबली हूँ, मैं लाइवली हूँ। तो सर ने मुझे बोला आप चोपी हो, बबली हो, लाइवली हो, बट इतना ज्यादा ना वहां पे नहीं शो करना है इंटरव्यू में। आपको अपनी मेंटेन करनी है कामनेस। और सच में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं
सर की बात ये मैंने मानी और मैंने थ्रू आउट द इंटरव्यू अपनी कामनेस मेंटेन करी। सिर्फ टीचिंग के टाइम पे मैंने अपनी एनर्जी शो करी। मुझे अभी भी सर की बात याद है, 3 साल पहले सर ने मुझे बोला था कि नीतू जी आप सब अच्छा कर रही हो, बट आप ना कुछ ऐसी चीजें कर रही हो कि आप अपने आप को ना रेस में से बाहर निकाल रही हो। तो मैंने कहा सर मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ? तो सर ने कहा आप ना मतलब जो लाइवलीनेस है, चर्पीनेस है ना, वो केवल अपनी जो एनर्जी है वो डेमो के टाइम पे शो कीजिए। बाकी टाइम आप लगना चाहिए गंभीर पर्सनालिटी है, एक सीरियस पर्सनालिटी है और एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी लगने चाहिए आप। क्योंकि प्राइमरी टीचर का मतलब ये नहीं कि आप सारा टाइम हाँ हाँ हु करते रहे। सीरियसली हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो हम जब बच्चों के साथ होते हैं तब हम बच्चे बन जाते हैं, बाकी टाइम पे हम मैच्योर्ड एडल्ट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। क्योंकि कई टीचर्स मैंने देखे वो मतलब बच्चे बन जाते हैं प्राइमरी के साथ, बट दे नीड अ मैच्योर पर्सन। ठीक है, तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है जो मुझे कबीर सर ने पॉइंट आउट करी थी। तो मैं थ्रू आउट द इंटरव्यू जैसे कबीर सर ने बोला तो मैं बिल्कुल अपनी कामनेस मेंटेन करी थी। बस जब वहां पे मेरा टीचिंग डेमो हुआ था तब मैं उछली कूदी भी थी। सीरियसली थोड़ा डांस भी करना पड़ता है आपको, उछलना भी पड़ता है, कूदना पड़ता है प्राइमरी टीचिंग के डेमो में। टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं होता, बट प्राइमरी में आपको ये करना पड़ता है, बिकॉज आपको ये दिखाना कि बच्चों के बीच में हम कैसे बच्चे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो वही इंसान मेरे ख्याल से बच्चों को पढ़ा सकता है जो बच्चों के बीच में बच्चा बन जाए। ठीक है, और फिर सर ने मेरे को ये बताई थी कि ये मैं मिस्टेक करी थी, यहाँ मेरी सर ने ठीक करी थी। फिर सर ने पूरा अटायर मेरा डिसाइड किया था कि साड़ी पहननी है। मैं पहले, मुझे अभी भी याद है, मैंने थोड़ी सी डार्क शेड की साड़ी चूज कर ली थी, बट सर ने बोला नहीं आप थोड़ा लाइट पहनो क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, आप जितना सिंपल अपीयर होगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे बोर्ड को। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मुझे सर ने बताई थी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। और पूरा उन्होंने मुझे पॉलिश कर दिया था। मतलब जब इंटरव्यू था मैं कॉन्फिडेंट थी, देखो थोड़ा तो बहुत नर्वसनेस सबको होती है, बट सर ने थोड़ा ना दिमाग में प्रिपेयर कर दिया था कि वहां पे देखो बेटा 4 लोग बैठे होंगे, एक पर्सन तुम्हें एनॉय करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो सेट था कि हाँ अगर एक पर्सन मुझे एनॉय करे तो वो मेरे को पर्सनली नहीं लेना है। जैसे वो चेयरमैन सर मुझे एनॉय कर रहे थे कि मैं बोर्ड वो करी, अरे जल्दी जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब वो जस्ट चेक कर रहे थे कि मैं कितनी काम पर्सनालिटी है मेरी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है हमें। वी हैव टू मेंटेन आवर कंपोजर, वी हैव टू मेंटेन आवर कामनेस। ठीक है, तो वो भी मैंने सर से सीखी। शायद मैं, क्योंकि अगर सर का इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करती तो शायद मुझे नहीं पता लगता। मेरे को काफी चीजें होती, शायद मैं वहां गलत कराती। बैठने से लेकर उनको ग्रीट करने से लेकर और भी चीजें शायद मैं गलत कराती। अगर मैं मतलब कुछ यूट्यूबर्स के उस पे ही चली जाती या फिर अपना दिमाग ज्यादा लगा लेती। तो मुझे लगता है कि सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से मुझे बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिली है। और सर अगेन आई ओ माई सक्सेस टू यू ओनली। आज भी मैं यही बोलती हूँ सर को कि आई ओ माई सक्सेस टू हिम। और क्योंकि उन्होंने मेरा जो पोटेंशियल था वो बाहर निकाला। देखिए पोटेंशियल आप सब में है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग तो शायद प्रिपेयर भी नहीं करेंगे, आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, इसका मतलब आपको चाहिए ये जॉब, समवेयर यू वांटेड। और सर ने, मुझे याद है, मीनाक्षी मैम को बुलाया था मेरे टाइम पे। तो मीनाक्षी मैम ने भी बहुत इंस्पायर किया था। मैं मीनाक्षी मैम के पास भी गई थी, मुझे ना डाउट्स आते रहते थे अपने ऊपर कि वो आपको सबको आते होंगे, वो नेचुरल सी बात है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा फाइनल सिलेक्शन तक जाएगा नहीं जाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल चलते थे जैसे आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो वो मीनाक्षी मैम ने मेरे डाउट्स डिस्ट्रॉय किए थे। मीनाक्षी मैम ने बोला कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा और तुम पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव, हाँ सबके साथ होता है ये, तो सबके साथ होता है ये सेम। ठीक है ना, तो मैं आपकी जगह बैठी हुई थी, मैं अभी भी याद करी, मुझे मैं पास्ट में पहुंच गई, फ्लैशबैक में मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सर की क्लास का ही पार्ट हूँ और मैं ऐसे मीनाक्षी मैम को देख रही थी जैसे आप लोग आज मुझे देख रहे हैं। तो मैं मीनाक्षी मैम को देख रही थी कि मीनाक्षी मैम मतलब वो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि डरने की बात नहीं होती है और आप पॉजिटिव रहो। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी रादर देन योर नॉलेज। देखो नॉलेज 100% किसी को नहीं होती है,
ठीक है ना। बहुत से ऐसे, जैसे मैंने बताया कृष्णमूर्ति अप्रोच में भूल गई थी, तो मैंने कभी बीएड में पढ़ी थी बट मुझे याद नहीं थी, सीरियसली मुझे याद नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आई ट्राई टू जस्ट बीट राउंड द बुश, कि भाई मैं कोशिश करती रहूं उसी क्वेश्चन में अटका दूं इंटरव्यू का। तो नहीं आता तो छोड़ दो ना यार, नहीं आता तो नहीं आता, सॉरी आई डोंट नो बट आई रीड अबाउट इट बोल के छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आपका जेस्चर होता है, क्योंकि सर ने ही सिखाया था। जो चीज आपको नहीं आती है ना, उसको ईगो पे नहीं लेनी है। कई बार हम ईगो पे लेते हैं, यार हमें ये नहीं आता, यार हमें वो नहीं आता, हमने ये ब्लंडर कर दिया, हमने वो ब्लंडर कर दिया। तो ऐसा नहीं लेना है, जो नहीं आता उसको सिंपली रिफ्यूज करो। तो मीनाक्षी मैम ने मुझे एक मंत्र दिया था कि आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर। अगर आप अपने पे बिलीव नहीं करोगे तो आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। तो ये चीज मीनाक्षी मैम ने दी थी मुझे। तो मीनाक्षी मैम ने ये कहा था, आज से ना आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। सबको मेरी आवाज आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक। यस मैम। आज से ही सब आप लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक स्टार्ट कर दो। ये सिर्फ इसमें ही नहीं, आपके लाइफ के हर पहलू में काम आएगी। कि जो आप चाहते हो ना, आप वही सोचो। अगर आप चाहते हो आपका इंटरव्यू अच्छा हो, तो आप यही सोचो। आप अपने दिमाग में ना एफर्मेशंस लेके आओ अपने आप को, आप दिमाग को प्रिपेयर करो, रीवायर योर ब्रेन। देखिए, जो हमारे ब्रेन जैसा होता है ना, वही हम बन जाते हैं, वही हमारी रियलिटी होती है। जो हम अपने ब्रेन को बताएंगे वही हमारी रियलिटी बनती है। सच में हम वही मैनिफेस्ट करते हैं। ये लॉ है नेचर का। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे मीनाक्षी मैम ने उस टाइम बताया था, तब शायद मैं इतना जानती नहीं थी, बट अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। और उस टाइम पर भी ये वर्क किया था बिरले मैम ने कहा, तुम जब भी इंटरव्यू के बारे में सोचो ना नीतू, तो हमेशा ये सोचो कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। और सोचो जो बोर्ड मेंबर बैठा है बहुत कॉर्डियल है, बहुत अच्छा है, और अगर उनमें से एक मेंबर ऐसा भी है तो मैं मैनेज कर लूंगी। मतलब जस्ट ट्राई टू गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू दिस सिचुएशन, टू द बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, टू योर मेंटर, जैसे कबीर सर आपको सिखा रहे हो, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। ठीक है, जो भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी बेटा मैं क्वेरीज अभी ले रही हूँ, 2 मिनट में ले रही हूँ। ठीक है, तो जो भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं उन सबके बारे में पॉजिटिव सोचिए, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में। ठीक है, तो आप सोचिए कि हो जाएगा मेरा, क्यों नहीं होगा मेरा। बट ऐसा मत सोचिए खाली मेरा ही होगा। देखिए, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी मॉडेस्ट, बी हम्बल, और सोचिए मेरा हो जाएगा। ठीक है, आप यही सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा क्लियर, अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मेरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आप पॉजिटिविटी रोज दीजिए अपने आप को। और कबीर सर ने जो बताया था एक टेक्निक, वो था मिरर के आगे प्रैक्टिस करना। आप सबको ये फनी लग सकता है, थोड़ा बचकाना लग सकता है, बट ट्रस्ट मी ये वर्क करता है। आप रोज कुछ देर के लिए मिरर के आगे भी प्रैक्टिस कीजिए। आप आते हैं कोचिंग में, सर आपको समझाते हैं, हम नोट्स भी लिखते थे। आई यूज्ड टू जॉट डाउन दी नोट्स, आई यूज्ड टू जॉट डाउन एवरीथिंग सर यूज्ड टू से। मैं तो सर के मुंह से हर निकली हुई बात जॉट डाउन करती थी। तो सर मेरे को बोलते थे इतना भी नहीं करना है, बस मिरर के आगे जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना मिरर के आगे प्रैक्टिस किया था। वीडियो स्टॉप। पॉज हो ये वीडियो। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शायद हो सकता है, वेट करते 1 मिनट। एक मिनट के लिए वेट करते हैं। अच्छा, नीतू जी कनेक्ट हो गई? नीतू जी? हाँ जी सर, कैन यू हियर मी? हाँ 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 हाँ, अब हाँ आवाज आ सर, रही वो है। आई थिंक कनेक्शन वाज लॉस्ट। हाँ हाँ ठीक है, यस हाँ, प्लीज अब आ प्लीज रही है ना सर मेरी आ रही आवाज? आ रही आ रही। ओके ओके ओके, सब बच्चे सुन सकते हैं मुझे? यस मैम। ओके ओके, अभी बस थोड़ा सा, अभी मैं सेशन ये एंड करके फिर आपकी क्वेरीज लूंगी। ठीक है ना, मैं चैट बॉक्स में जाके फिर आप सबकी क्वेरीज लूंगी। तो फिर उसके बाद मैं कह रही हूँ सर बहुत पेशेंट हैं, तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। और ये कभी मत सोचना कि हम इतना आसान सी चीज सर से पूछ रहे हैं। मैं तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी, जहाँ मुझे कंफ्यूजन होता था, सर अगर वहाँ पे सपोज करो 4 पीपल आर सिटिंग, तो पहले किसको गुड मॉर्निंग बोलना है, क्या करना है, मतलब ऐसा उसको ईगो पे नहीं लेना। देखिए, अगर आप सीखने आए हैं तो पूरा सीखिए, मुझे लगता है, क्योंकि सर इंटरव्यू के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। तो सर ने मुझे बताया था कि सबसे पहले बेटा जो फीमेल मेंबर होगी उसको
को ग्रीट करना, तो मैंने ऐसे ही किया था। पहले सबसे पहले फीमेल मेंबर को ग्रीट किया था, फिर उसके बाद अगर एक से ज्यादा मेल्स है तो आप उनको सर्स भी बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ विशिंग देम इन सिंगुलैरिटी, आप एक प्लूरल यूनिटी में भी उनको आप विश कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स, और ऑलवेज वियर अ स्माइल। बेटा अगर आप खुशी से जाओगे तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन, ठीक है। लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, इंटरव्यू वाले बोर्ड वाले भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर आप एक अच्छी से स्माइल कर दोगे तो वैसे ही रूम लाइट अप हो जाएगा आपकी पॉजिटिविटी से, ठीक है। तो आपको अच्छे से स्माइल करना है, अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है, तो क्योंकि ये सारी चीजें भी मायने रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको अच्छे से ग्रीट करते हैं, कैसे आप खड़े होते हैं, कैसे आप बैठते हैं, वो सब भी नोटिस होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस होती है, ठीक है। तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं समझना है, बट किसी से कम नहीं समझना है आपको, ठीक है। अच्छा, मुझे देख के सर, हाँ, सर को देख के पॉजिटिव वाइब्स आती है, मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। सर को देख के वाकई में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। सर को देख के मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सर जब बोलते ना कि आप कर सकते हो, तो हमें बिलीव होने लग जाता है खुद के ऊपर। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है, ठीक है। तो सर तो इतने अच्छे आपके मेंटोर हैं, आपके गाइड हैं, और अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत अफरा तफरी हो जाएगी। तो अभी अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि आप कट ऑफ निकाल ले जाएंगे, तो मेरी आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आपको विन विन सिचुएशन में डाल देगा। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए देखो अच्छा नहीं प्रिपेयर करोगे, तो आपके रिटन में कितने भी मार्क्स है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आपका ना हो पाए सिलेक्शन फिर। बट अगर आप इंटरव्यू में अच्छा कर जाएंगे, तो अगर आपके रिटन में भी कम है तो आप कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू उन्होंने रखा ही इसलिए क्योंकि कई लोग होते हैं जो रिटन में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बट वो फिर इंटरव्यू में नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर का तो उनको चाहिए ना, एक इंटरेक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक प्राइमरी टीचर की। अगर वो पर्सन बोलता ही नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं करता, तो वो कैसे इतना, अगर ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो आई थिंक इतना अच्छे से नहीं एडजस्ट कर पाते ना एज प्राइमरी टीचर्स। तो इसलिए दे रियली वांट टू चेक योर पर्सनालिटी। तो आपने पॉजिटिविटी रखनी है अपने माइंड में, आपने अपना हार्डवर्क पूरा रखना है। इंटरव्यू को भी एक प्रिपरेशन लेके ही चलना है, इंटरव्यू को ऐसे कैजुअली नहीं लेना है कि अरे यार सबका होता है हमारा भी हो जाएगा, फिर वो मार्क्स भी फिर वैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपके 50 में मार्क्स आए 60 में से, तो आपको इंटरव्यू को सीरियसली लेना पड़ेगा। कम से कम आपको 10 से 15 दिन लगकर इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, और सर तो है ही आपकी हेल्प के लिए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये आपको करना चाहिए। और डोंट्स में मैं ये कहूंगी, डूज में तो मैंने आपको बता दिया कि आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाइए और अच्छे से स्माइल कीजिए, और वहां पे आपको अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट है। आप ये सोचिए कि मैं बस बातचीत करने जा रहा हूँ किसी से या करने जा रही हूँ, आपको फिर डर नहीं लगेगा। आप ये सोचो कि मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप दिमाग में ये रखोगे ना कि इस पे मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट है, मेरी जॉब ये वो, तो फिर आपके दिमाग में बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। आप अपने दिमाग में रखिए कहीं ना कहीं कि आपको सिलेक्ट होना है, बट सिर्फ यही रखना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना थोड़ा सा वो हो जाएगा। आप पॉजिटिविटी रखिए, मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, और जो वो मुझसे पूछ रही है आई ट्राई टू आंसर, बट अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो आई वोंट टेक एनीथिंग ऑन माई ईगो, आई वोंट लेट एनीथिंग ओवर पावर मी, मैं खुद को ओवर पावर नहीं करने दूंगा या दूंगी उस चीज को, और मैं सिंपली उसको रिफ्यूज करके आगे चलूंगा, ठीक है। अगर आप ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और डोंट्स में मैं यही आपको एडवाइस करूंगी, देखिए जीन्स नहीं पहन के जाइएगा, थोड़ा सा वो कैजुअल अटायर में आ जाता है। सलवार सूट भी आप पहन सकते हैं, बट सबसे अच्छा अटायर साड़ी माना जाता है टीचर्स के लिए, जैसे सर ने भी बताया होगा आपको। अगर आप नहीं कैरी कर पाएंगे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है साड़ी में, तो फिर साड़ी मत पहनिए, फिर आप सलवार सूट पहन सकते हैं गर्ल्स। और बॉयज के लिए भी सर ने बता दिया है फॉर्मल अटायर, तो आप वही पहन के जाइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और मेंटेन योर कंपोजर, मेंटेन योर काम, आपका कितना भी नंबर हो, पीछे हो चाहे सबसे पहले हो, आपको अपना कंपोजर मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो ये थे डूज एंड डोंट्स इंटरव्यू के। तो अब आप क्या चाहते हैं, यू वांट मी टू टेक अप योर क्वेरीज? अब मैं आपके क्वेश्चंस लूं? Yes, ma'am. हाँ, आपने और कुछ पूछना है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, या आई शुड टेक अप योर क्वेश्चंस? क्वेरीज ले लो मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। मेरे पास तो चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं आ रहा अभी फिलहाल।
एक सेकेंड अब आप भेजना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, एक एक करके। लेट्स लर्न। सर को देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली करियर क्वेस्ट ज्वाइन करके, ठीक है, सेम हियर। अबाउट पीजीटी डेमो, अभी एक्चुअली पीजीटी का मैंने खुद एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम, तो पीजीटी का डेमो तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी आपको खुद से, मैं पीआरटी का ज्यादा गाइड कर पाऊंगी आपको, बट अगर मैं पीजीटी का डेमो करूंगी तो श्योरली मैं सर के साथ शेयर करूंगी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैम मिरर प्रैक्टिस के लिए टिप्स दीजिए प्लीज। मैम मैं आई एम मैरिड बट मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, बहुत क्या लिखा है, मन परेशान है डिसीजन को लेके रिगार्डिंग अटायर, इससे भी मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखो, अगर ऐसा कहते हैं, देखो ग्रेसफुल होती है साड़ी, एलिगेंट लगती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप साड़ी नहीं पहनोगे तो आपको मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप मत पहनो, क्योंकि फिर उसको संभालते रहने से अच्छा आप सलवार सूट पहन लीजिए, कोई डिसेंट सा लाइट से कलर का, पेस्टल कलर्स में कुछ हो, बिल्कुल सिंपल सोबर सा, और साथ में दुपट्टा कैरी कर लीजिएगा प्रॉपरली, जो उसको टक करके चल जाएगा वो भी। मैम मेरा पीजीटी जियोग्राफी के लिए है, तो मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिलेबस के? देखो, वैसे पीजीटी का मैं भी अभी खुद से प्रिपेयर करूंगी, तो पीजीटी का जितना मुझे आइडिया है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी सर आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे। पीजीटी के लिए तो आई थिंक सब्जेक्ट नॉलेज भी वो टेस्ट करेंगे आपकी, क्योंकि डेमो तो हो ही रहा है ऑलरेडी। तो पीजीटी में आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी प्लीज एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूछ भी सकते हैं जब वो डेमो ले रहे हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चेक करें, क्योंकि पीजीटी अलग होता है थोड़ा ना पीआरटी से। पीआरटी में इतना ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना कि आपका पीजीटी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। मैम फिजिकल एजुकेशन टीचर का डेमो वो मैं नहीं दे सकती, सॉरी, वो सर से आप बोलिए। 1 to 5 की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, हाँ एक आइडिया ले लेना, क्योंकि देखो उन्होंने भी मुझे अपनी मर्जी से टॉपिक दिया था, उन्होंने मुझे 4th की बुक पकड़ा दी इंग्लिश की, एंड आई वाज लकी कि इंग्लिश का ही पकड़ाया लैंग्वेज में, तो क्योंकि कमांड है, तो मतलब आप वैसे कोशिश करिए कि आप हर टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है, पैटर्न आपका चेंज हुआ है, तो पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है, तो आपने रिटर्न के लिए तो पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी, तो एक बार प्लीज ब्रश अप कर लीजिए, मेरी एडवाइस है, हो सकता है वो एनसीईआरटी में से ही आपसे क्वेश्चंस भी पूछ ले, और डेमो में वो एक्सपेक्ट करें कि जो वो कह रहे हैं वो आपको पढ़ाना है, तो आप कर लीजिएगा, तो आप सेफर साइड में रहेंगे अगर आप पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी। पीआरटी डेमो के लिए उधर बुक्स देंगे, उधर व्हाट इज दिस, पीआरटी डेमो के लिए उधर बुक्स देंगे, पीआरटी डेमो, अच्छा हाँ हाँ उधर ही प्रोवाइड करेंगे आपको, इंटरव्यू बोर्ड वाले ही प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको खुद से नहीं लेके जानी है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप, उधर ही मिलेगी आपको बुक्स। मैम मैंने बीबीए किया है, बाद में एमकॉम और बीएड, तो मैं क्या मुझसे बीबीए के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे? बीबीए के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे कि बीबीए की नॉलेज आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करोगे केंद्रीय विद्यालय में, या बीबीए क्यों छोड़ दिया आपने, ठीक है, बीबीए क्यों किया था आपने, ऐसा भी पूछ सकते, तो अनॉइड नहीं होना, आंसर प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि अगर बैचलर्स आपने डिफरेंट सब्जेक्ट में किया तो पूछ सकते हैं। पीआरटी डेमो के लिए बुक्स मिलेगी, हाँ उधर सब मिलेगा, डोंट वरी, बुक्स वगैरह आपको मिलेगी। मैम बीएड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने 2013 में की थी बीएड, मुझे उसकी नॉलेज बहुत कम है मैम। देखो बीएड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है, अगर आपके बायोडाटा में कुछ उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी आ जाती है तो वो तो जरूर पूछेंगे, नहीं तो वो नॉर्मली भी पूछ रहे थे, कुछ बच्चों से मैंने सुना था वो पियाजे की थ्योरी पूछ रहे थे, किसी से उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पूछ लिया था, तो थोड़ा सा बीएड का पढ़ के जाइएगा, आप मेन थ्योरीज पढ़ जाइए, ज्यादा नहीं, मेन आप अप्रोचेस पढ़ जाइए, जो अप्रोचेस होती है आपकी, थोड़े टीचिंग मेथड्स पढ़ जाइए, और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स पे ज्यादा फोकस करिएगा टीचिंग मेथडोलॉजी में भी आप, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं आपसे, बीएड की कुछ अप्रोचेस पूछ सकते हैं, और कुछ आपसे ये पूछ सकते हैं कि अप्रोचेस बताइएगा, और मेथडोलॉजी पूछ सकते हैं, और थोड़ी थ्योरीज पूछ सकते हैं। मैम पीआरटी के लिए सारी पोएम लर्न करनी होगी क्या? देखिए लर्न करने की तो जरूरत नहीं है, लर्न आप 2 पोएम्स कर सकते हैं, 2 इंग्लिश की 2 हिंदी, जो आपको बाय हार्ट लर्न हो, ठीक है, बाकी तो वो बुक्स देंगे ही आपको। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस मैम। ओके ओके, तो देखिए सारी पोएम्स तो लर्न नहीं कर सकते आप इतने कम टाइम में, ठीक है, वो पॉसिबल भी नहीं है, और वो बोर्ड मेंबर्स भी जानते हैं, बट ये है कि आप ना प्रिपेयर जरूर कर लीजिए, आपको लर्न नहीं होनी चाहिए, आपको पढ़ाने आनी चाहिए पोएम्स, और रिसाइट करने आनी चाहिए मेन, ठीक है, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, कहाँ पॉज देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, स्पेशली इन इंग्लिश, ठीक है, तो ये सब आपको वो
टेस्ट कर सकते हैं, आपसे पोएम रिसाइट करवा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको मतलब सब पोएम्स का आइडिया हो, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। बाकी आपको लर्न 2 पोएम करनी चाहिए मेरे हिसाब से, 2 इंग्लिश की 2 हिंदी की। और मैथ्स में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप एडिशन कैसे पढ़ाएंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे। और अभी ना आपका निपुण भारत और FLN चल रहा है, आप जानते हैं सब इसके बारे में? FLN के बारे No, में ma'am. जानते हैं आप लोग? No, ma'am. ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, आप उसको पढ़ के जाइएगा। अगर आपको नहीं आइडिया तो प्लीज आप गूगल कीजिए उसके बारे में, और यूट्यूब से देखिए, जितना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं FLN के बारे में और निपुण भारत के बारे में वो लीजिए। निष्ठा, दीक्षा, इनका फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ये एप्स किस काम आती है पूछ लेंगे, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय में अभी एक करंट में चल रही हैं चीजें, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। थोड़ा वेबसाइट देख जाइएगा आप केंद्रीय विद्यालय की, सो दैट अगर आपसे वो केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, ओवरसीज में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है। बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट। मैम, हाउ मच इन डेप्थ नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स इज रेलेवेंट टू अस? बेटा इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये हमारा UPSC का इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो करंट दे वोंट आस्क यू। अगर आपने प्रोवाइडेड आपने हॉबी डाली है कि रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो आपसे वो बहुत भर भर के पूछ सकते हैं करंट के बारे में। मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा था करंट के बारे में उन्होंने, ठीक है। तो करंट के बारे में वो थोड़ा बहुत ही पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हॉबी। जैसे किसी ने एक हमारे यहाँ पे एक देयर वाज अ बॉय, उसने डाला था प्लेइंग क्रिकेट अपना हॉबी में, तो उससे पूछ लिया था कि अच्छा आज का स्पोर्ट्स न्यूज बता दीजिए आप। तो थोड़ा बहुत ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं। तो आप उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको कि मतलब हॉट न्यूज है जो वो पता होना चाहिए आपको, हॉट न्यूज जो चल रही है, ठीक है ना। देन बीएड से भी मैम पूछ रहे थे, हाँ बेटा मैंने अभी बताया बीएड से आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली अप्रोचेस और थ्योरीज आप करके जाइए, क्योंकि एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू नो दैट। पैडागॉजी पूछ सकते हैं आपसे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की पैडागॉजी पूछ सकते हैं, पोइट्री कैसे पढ़ाओगे इंग्लिश में आप, और अगर कोई ड्रामा आता है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे आप, रोल प्ले से पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। मैम पोएम कंप्लीट लर्न करनी है? नहीं बेटा, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2 ही पोएम्स लर्न करेंगे, ठीक है। बाकी तो आपको बुक मिलेगी, आप पढ़ के पढ़ा ही सकते हैं उसमें से रीड करके। PGT हिंदी हूँ, बट बीएड मैंने इंग्लिश और SST से थी। ये SSC लिखा है आपने, SST से थी, सोशल साइंस। ओके, आप PGT हिंदी है बट बीएड आपने इंग्लिश और SST से की है, फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं है। थोड़ा सा आप ये देखिएगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तभी आपको अलाउ करेंगे। अगर आप PRT है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप PRT के लिए जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इश्यू नहीं है। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बेसिक साइंस के ज्यादा नहीं, EVS पढ़ाएंगे तो पूछ सकते हैं, अगर आप EVS पढ़ाएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग डेमो बोर्ड पर टॉपिक वगैरह लिखना पड़ेगा, डेट वगैरह, हाँ लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है। और टॉपिक यूजुअली ना बाद में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले आप बता देते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों से, ठीक है, कि हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्टली टॉपिक पे अप्रोच नहीं करना होता। पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, फिर उसके बाद आप बोलेंगे अच्छा आज हम पढ़ेंगे, फिर इस तरह से फिर टॉपिक लिखना है आपने, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? डेट वगैरह पहले लिख देंगे बट टॉपिक आप लास्ट में लिखते हैं। आपने बीएड की ट्रेनिंग में किया होगा आई थिंक। Is everybody able to follow? Yes, ma'am. Okay, जहां नहीं Yes, समझ आ रहा ma'am. पूछ सकते हैं। प्लीज टेल समथिंग अबाउट KVS लाइब्रेरी, कैसे फंक्शन करती है? लाइब्रेरी के बारे में तो भाई मैं लाइब्रेरी के सर से आपको बता पाऊंगी ज्यादा। वैसे एज अ PRT जो मैंने देखा है, लाइब्रेरी मतलब एक ही टीचर मेंटेन करता है जो लाइब्रेरियन होता है, और सारे बुक्स का उनको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो उसमें कंप्यूटर में फीड करके रखते हैं कितनी बुक्स कौन से सब्जेक्ट की हैं। तो ज्यादा कुछ इतना नहीं होता, डिपेंड करता है बाकी विद्यालय टू विद्यालय। हमारे विद्यालय में ज्यादा इतना नहीं है लाइब्रेरी में काम, ठीक है ना। फिर उसके बाद है मैम बुक्स पढ़ के जाएंगे सारी KVS PRT के लिए, एक्सरसाइज करके जानी है। स्टोरी और पोएम के राइटर भी पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, स्टोरी या पोएम के, जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूछ सकते हैं वो कि पर्टिकुलर पोएम किसने लिखी है, पर्टिकुलर स्टोरी किसने लिखी है, पूछ सकते हैं। तो आप मेरी एडवाइस यही कि NCERTs एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एटलीस्ट आपको फील होना चाहिए हर टॉपिक का, ठीक है ना, कि अगर कुछ भी पूछ लिया तो आप मतलब
ऐसा ब्लैंक ना हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एनसीईआरटीज। अगर टॉपिक भी खुद की मर्जी से देते हैं तो क्या टीजीटी के लिए बुक भी देंगे क्या मैम साथ में डेमो के लिए? हाँ जी बेटा, बुक देंगे, बुक उनके पास पड़ी होगी, ठीक है, आपको उठाने के लिए बोलेंगे और फिर आपको टॉपिक बोलेंगे वो, और उस हिसाब से आपको डेमो देना है। मैम मेरा केवीएस पीआरटी है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत दिक्कत है, तो क्या करूं मैं? देखो बेटा, आई थिंक इफ यू नो इंग्लिश देन देयर इज दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है, बट इफ यू डोंट नो तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश कीजिए, अगर 15 डेज में आप कुछ इंप्रूव कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव। बट अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप हिंदी में भी दोगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट देखो थोड़ा वर्किंग इंग्लिश यू शुड नो, क्योंकि दे एक्सपेक्ट कि अगर सपोज वाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इंग्लिश जानते तो आप सुपीरियर हैं किसी से, या अगर नहीं जानते तो किसी से इंफीरियर है। इट्स जस्ट कि समटाइम्स यू आर पोस्टेड एट चेन्नई और कुछ ऐसा साउथ इंडिया इंडिया के जगहों पे या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जहाँ पे पीपल डोंट नो हिंदी, उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, उनके साथ आप कैसे डील करोगे? इसलिए यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इंग्लिश, ठीक है ना। तो अगर आप बच्चे इंप्रूव कर सकते हो वेल एंड फाइन, बट इसके पीछे आप अपना इंटरव्यू खराब मत करके, है ना, ठीक है। कोशिश करना कि आप जिस भी भाषा में बोलिए आप अच्छे से बोलिए, ठीक है। वैसे तो अच्छा ही रहता है, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस। मुझसे पता है इंग्लिश में इंटरव्यू लिया था, लास्ट में आजमी आपको हिंदी आती है तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे से आती है हिंदी। तो मतलब ऐसा भी होता है कई बार आप पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आपको हिंदी आती है या नहीं आती है। तो क्योंकि मैं जैसे यूपी में पोस्टेड हूँ तो यहाँ पे हिंदी में ही बोलते हैं सारे लोग, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की कमांड होनी चाहिए, बट अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है तो बेसिक बेसिक चीजें आप प्रिपेयर कर जाइए, लाइक अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर जाइए आप इंग्लिश में, और थोड़ा बहुत अगर वो पूछते हैं तो आप आराम आराम से बताइए। कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। अगर आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है तो आप आराम आराम से भी आप उनको बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बोलिए, कोई इशू नहीं है। देन मैम ये पूछे कि आप केवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं, तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बताना है। देखो ये तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो और आप केवीएस में क्यों आना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये आंसर बड़ा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम लोग तो मुझे पता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, हम इसलिए आना चाहते हैं, बट हम वहां पर ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं आई वांट टू ज्वाइन केवीएस, क्योंकि केवीएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। केवीएस ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर्स को चांस देती है ग्रो करने का, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, सारे के सारे केवीएस पर ही इम्प्लीमेंट होती है सबसे पहले। तो केवीएस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और मुझे बीइंग अ टीचर मुझे ग्रोथ करनी है, तो आई फील कि आई वांट टू बिकम अ डायनामिक टीचर रादर देन अ स्टैटिक टीचर। तो अब मुझे लगता है अगर मैं केवीएस ज्वाइन करूंगी या करूंगा तो मैं एक डायनामिक टीचर बना रहूंगा, और मुझे रोज कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलेगा, बिकॉज आई फील एक टीचर एक लर्नर भी होता है। तो अगर आप ऐसी चीजें बोलोगे आई थिंक दे विल बी हेल इम्प्रेस्ड, तो आई थिंक अच्छा खासा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं आई थिंक केवीएस इज अ मिनी इंडिया, और केवीएस एक मिनी इंडिया की तरह है, कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन आती है यहाँ पे, तो मुझे अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग कल्चर के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, एंड आई रियली वांट टू बी विद किड्स, और आई वांट टू लर्न देयर कल्चर एंड ऑल। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ये एंगल भी जोड़ देंगे तो आई थिंक अच्छा रहेगा। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर अनुप्रिया? यस मैम, यस मैम। आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? मैम अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बट आप थोड़ा ऐसे बोलोगे ना, क्योंकि हमें उनका देखो ऑर्गेनाइजेशन का तारीफ भी करना है, बट अपीज नहीं करना, झूठा तारीफ नहीं करना, मतलब हमें ये दिखाना है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो ये हमारा ही सौभाग्य है कि हम उसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं सच बताऊं, जब आप केवीएस में आ जाते हो ना, यू फॉल इन लव विद केवीएस। अब कोई केवीएस की अगर बुराई करे ना, मुझे भी बुरा लगेगा, तो अगर आप केवीएस के लिए कुछ अच्छा बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो जो टीम जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इतने सालों से बेटा काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो समवेयर केवीएस उनके लिए बहुत उनकी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है ना। तो वो अपनी लाइफ का आधे से ज्यादा हिस्सा केवीएस में बिता चुके हैं, तो अगर आप केवीएस के लिए कुछ अच्छा बोलोगे तो वो बहुत बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि आप सच में केवीएस में आना चाहते हो, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो केवीएस की डेवलपमेंट में, या आप जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है जो भी केवीएस में इंप्लीमेंट होती है उसमें आप थोड़ी सी भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो वो खुशी होंगे आपसे, ठीक है ना।
तो अगर आप ऐसा कुछ आंसर फ्रेम कर पाए, बाकी सर आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे, आपका सब्जेक्टिव कुछ आंसर बना पाएंगे अगर सर, तो आपकी पर्सनालिटी को देख के तो वो सर ज्यादा गाइड कर पाएंगे, बिकॉज मुझे आपकी पर्सनालिटीज का इतना आइडिया नहीं है। देन निधि शर्मा वांट्स टू आस्क, मैम पीआरटी के लिए हूँ मैं और एमएससी में भी लॉन्ग टाइम है, तो मैम एमएससी के अगर क्वेश्चंस नहीं आए तो क्या आंसर देना है मैम? अगर बच्चे आपको याद है एमएससी का तो वेल एंड फाइन, क्योंकि अभी तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा एमएससी को अपना एक बार ही गो थ्रू करें, क्योंकि अगर आप पीजीटी कर रहे होते तो आप करते ना, तो पीआरटी के लिए मेरे हिसाब से इतना ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो मेन आप अपना डेमो बहुत स्ट्रांग रखना, अगर आप अपना डेमो स्ट्रांग रखोगे तो क्वेश्चंस हो सकते हैं डेमो के आसपास से ही बने आपके, ठीक है ना। तो अगर फिर भी एमएससी से वो कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो आपको नहीं आता, तो सिंपली बेटा रिफ्यूज एंड आगे बढ़ जाओ। देन मैम हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, बेटा उसके तो बहुत सारे तरीके हैं। आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, मेरे को तो लगता है कि रीडिंग जो है दैट रियली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव अपॉन योर इंग्लिश। रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आप रीड करते हैं, आप वोरोशियस रीडर हैं आप, तो आप नए नए वर्ड सीखते हैं, नए नए तरीके से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना आ जाता है, आपके लिए वो एक रिफ्लेक्स बन जाता है। बिकॉज आई फील इफ यू थिंक इन इंग्लिश देन यू कैन डिलीवर इन इंग्लिश इन अ बेटर वे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश में डिलीवर करना आसान होगा। वो तभी होगा जब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स रेगुलरली रीड करें, अपनी आप लिसनिंग कैपेसिटीज भी बढ़ाएं, स्पोकन कैपेसिटीज बढ़ाएं, किसी के साथ बात करते रहें, ठीक है। ये लैंग्वेज है बेटा, जब जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना इंप्रूव होगी, और जितना आप कम इंटरेक्ट करोगे इस लैंग्वेज में उतना भूलते जाओगे। हिंदी कैसे आई आपको? हाउ यू इम्प्रूव्ड योर हिंदी स्पीकिंग स्किल? हाँ, क्या किसने पूछे? रश्मि कुशवाहा, आर यू देयर? रश्मि जी, हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। आई थिंक रश्मि इज नॉट देयर। जैसे आपने अपनी हिंदी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करी है ना, ट्रस्ट मी आप वैसे ही इंग्लिश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो हिंदी आप क्योंकि स्टार्टिंग से बोलते आए हैं इसलिए मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, अगर आप इंग्लिश भी बोलते रहेंगे तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज की तरह लीजिए, डोंट टेक इट एज अ सुपीरियरिटी थिंग और अ इंफीरियरिटी थिंग। देन रिजल्ट कब तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? बेटा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है क्या कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, बट ऐसा उम्मीद की जा रही है होपफुली आपका अप्रैल में ही आ जाएगा रिजल्ट। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि काफी पैटर्न चेंज हुआ है और आपको पता है अभी नॉर्मलाइजेशन भी लगेगी, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कट ऑफ के बारे में, एंड आई डोंट लाई तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको कट ऑफ। मैम आपने डेमो प्रिपरेशन को शेयर कीजिए। डेमो प्रिपरेशन मैंने वही मिरर के आगे किया था। मैंने लाइक बुक से पहले पढ़ के उस चीज को, फिर अब जैसे कि मैंने ऐसा फील किया था कि जैसे कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हैं तो मैं उनको किस तरह से पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मैं फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी बनाए थे, तो मैं बार बार उसी का ही मतलब डेमो देती थी, बट ये है कि मेरे को बाकी एरियाज का भी आइडिया था जिनके मैंने फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाए थे, बट मुझे आइडिया था वो किस तरह पढ़ाना है। तो अगर आप 3 या 4 भी डेमो सॉलिड प्रिपेयर कर लेते हैं और किसी को दिखा देते हैं, किसी का ओपिनियन ले लेते हैं, तो आपके लिए काफी रहेगा। मेन आप यही सोचिए कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? पहले तो उस चीज का, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, आप उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आना, पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। जैसे सपोज हम ऊंट चला पढ़ा रहे हैं हिंदी का, जो 2nd क्लास का पोयम है आपका, तो हम डायरेक्टली नहीं आ जाएंगे ऊंट चला भाई ऊंट चला, ये गलत तरीका है। पहले बच्चों को आप अगर कोई आप टीएलएम ला सकते हैं तो ऊंट का कोई टॉय ले आइए क्लास में, या फिर ऊंट का आप कोई पिक्चर दिखा दीजिए उनको, या उसका फ्लैश कार्ड दिखा दीजिए बच्चों को और पूछिए ये क्या है, फिर आपको पता चलेगा। बच्चों को पता है ऊंट क्या होती है, पहले वो बोलेंगे कैमल है, कैमल है, ठीक है। यूजली बच्चे इंग्लिश में बताएंगे कैमल है, तो आपने उनको बोला नहीं ये बेटा ये कैमल तो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में बोलेंगे, इसको ऊंट बोलते हैं। फिर आप पूछेंगे ऊंट कहाँ मिलता है, ऊंट कहाँ पाया जाता है, तो फिर आप क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने होगा तो आप ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि जैसे बच्चे आपके सामने बैठे हैं और वो आंसर करें, हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही बताया, ऊंट रेगिस्तान में मिलता है। तो आपने खुद ही क्वेश्चन पूछना, खुद ही आंसर करना है। थोड़ा सा आपने इस तरह से करना है डेमो में कि क्योंकि वो आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ऐसे बहुत कम इंटरव्यू बोर्ड वाले होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि बच्चों के आप आंसर सुन के आप आंसर कर रहे हो कि रेगिस्तान में मिलता है। अच्छा रेगिस्तान में क्या मिलता है? हाँ बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया, रेगिस्तान में रेत मिलती है। तो इस तरह से बच्चों को ना आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है टॉपिक में, ठीक है, बजाय सीधा ऊंट चला भाई ऊंट चला
चला करने से पहले आपने उनका टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करना, लेट देम बी इंक्विजिटिव, ठीक है, इंक्विजिटिव होने दो, उनको क्यूरियस होने दो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैम क्या पढ़ाने वाली है, मैम क्यों बात कर रही है ऊँट के बारे में। फिर पूछा अच्छा ऊँट कैसे चलता है रेगिस्तान में, ऊँट क्यों रहता है रेगिस्तान में, कैसे सर्वाइव कर लेता है वहां पे। तो इससे आप ना इंटरकनेक्ट कर सकते हो, उनकी ईवीएस की जो नॉलेज है ना, ये साइंस की जो नॉलेज है उसको आप इंटरकनेक्ट कर रहे हो हिंदी की सब्जेक्ट से। तो ये चीज भी बहुत इंप्रेसिव लगेगी आपकी कि इंटरव्यू जो बोर्ड पे बैठे होंगे उनको लगेगा कि यार इसको तो सब कुछ कनेक्ट करना आता है, क्योंकि आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चल रही है, आप इंग्लिश को हिंदी के साथ, मैथ्स के साथ, इन सब के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों से पूछ सकते हैं वो पानी के बिना, फिर बच्चों को रीजंस बताइए वो क्यों रह सकता है, उसके पैरों में कुशन होते हैं जो पैर को को मेरी am I audible to everyone? Yes, ma'am. ओके तो इस तरह से आप डेमो कर सकते हैं। फिर आप ऊँट चला भाई, ऊँट चला का आप मेलेडी में बता सकते हैं, ऊँट चला भाई, ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, ठीक है। और आपने एक्शन भी करने हैं साथ में, इसमें शर्माना नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए ना ये, तो आपने एक्शन करते हुए शर्माना नहीं है। अगर आप शर्मा गए तो फिर आप इतना इंप्रेस नहीं कर पाएंगे बोर्ड मेंबर्स को, ठीक है। तो आप चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आई रिकमेंड कि आप एक्शन करके बताइए। अगर आपको एक्शंस देखने तो आप एक आधा यूट्यूब वीडियोस भी देख के जा सकते हैं, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आप एक्शन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं तो आप अपने से भी एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पीआरटी में थोड़ा नाच गा के पढ़ाएं बच्चों को, थोड़ा एक ना आपने विविड लर्निंग देनी है बच्चों को, एक वाइब्रेंट सी लर्निंग, कि बच्चों को ना बोरियत नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो डीसी सर ने यही बोला था मुझे कि तुम बड़े वाइब्रेंट तरीके से पढ़ा रही हो, तुम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो वो इसलिए बोला था क्योंकि मैं पूरा ना माहौल क्रिएट कर देती हूँ क्लास में कि बच्चे मतलब वी हैव टू एंगेज द चिल्ड्रन। बेटा आप अगर बच्चों को एंगेज नहीं कर पाओगे ना तो आप इफेक्टिव टीचर नहीं हो सकते हो, ठीक है। यू हैव टू एंगेज द चिल्ड्रन। हाउ यू कैन एंगेज, देखो छोटे बच्चों को क्या पसंद है, नाचना गाना खेलना कूदना, ठीक है। उनको लगना नहीं चाहिए हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपने स्मार्टनेस दिखानी है कि बच्चों को लगे नहीं कि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो खेल खेल में पढ़ लें, ठीक है। ओके आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा टीचिंग डेमो कैसे देना है। श्वेता उपाध्याय नेक्स्ट क्वेश्चन ले, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग टीचिंग डेमो? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, टीचिंग डेमो के रिगार्डिंग कुछ पूछना है आपको? और मैम एक्चुअली जो है ना जो 1 to 5 जो बुक्स है ना उसकी नॉलेज नहीं है हमें, तो अभी पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, पढ़ने में नॉलेज लेने में भी। बच्चे तो आप नॉलेज अपने रिटर्न के लिए पढ़ा था ना? यस मैम, एक्चुअली प्रीवियस नॉलेज हाँ। ना बनाने में बड़ा मतलब सोचना पड़ता है कि इसकी प्रीवियस नॉलेज क्या हो, बच्चे पहले हमें प्रीवियस क्या पूछना नॉलेज है ना हर कुछ नहीं टॉपिक में। सोचना पड़ता। अगर आपको लग रहा है आपको सोचना पड़ता है, मे बी हम पढ़ाते आ रहे हैं, मे बी शायद मुझे इसलिए इजी लग रहा है, मैं तो हर टॉपिक की प्रीवियस नॉलेज बना देती हूँ, मे बी मैं पढ़ाती आ रही हूँ 3 साल हो गए मुझे। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप जैसे कोई टॉपिक लो, ठीक है, तो आप खुद से सोचो पहले उसके बारे में कि अगर मैं बच्चा हूं तो मेरे दिमाग में क्या क्या सवाल आएंगे। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो आप अपने को स्टूडेंट मान के चलो, ठीक है। पहले आप अपने को स्टूडेंट मान के चलो, आप मत सोचो आप टीचर हो। अगर मैं बच्चा हूँ, मेरे को पहला आपने कोई पोएम दिखा दी, सपोज आपने मुझे हैप्पी चाइल्ड दिखा दी, तो हैप्पी चाइल्ड देख के मेरे मन में सबसे पहले क्या आएगा, हैप्पी क्या मतलब क्या होता है। अगर मैं एक छोटा बच्चा हूँ, ठीक है, 1 क्लास का, हैप्पी का मतलब क्या होता है, अच्छा, और चाइल्ड का मतलब क्या होता है। फिर मैं उसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, रेड, रेड कौन सा कलर होता है, ठीक है, रेड कलर की कौन कौन सी चीज, जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना, वही सवाल फिर आप टीचर बन के पूछो बच्चों से। इससे आपके लिए आसान हो जाएगा, समझे। तो अगर आप ये टेक्निक अपनाओगे तो आप प्रीवियस नॉलेज उनकी चेक कर लोगे, क्योंकि मुझे लगता है 1 तक आते आते बच्चों को कलर्स की पहचान हो जाती है। तो आप पूछो बेटा इस रूम में कौन कौन सी रेड कलर की चीजें। और बेटा अगर आपने अपना जो टीचिंग डेमो कनेक्ट कर दिया ना एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से, देन ट्रस्ट मी आप 30 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि अब तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डेमो के भी नंबर मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया ना, आपका स्पोकन इंग्लिश या किसी चीज की वजह से आपको जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बट वो आप डेमो में कंपनसेट कर ले जाओगे। अगर आपने डेमो बढ़िया दे दिया ना, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एकदम वाइब्रेंट होके पढ़ाने, खुश होके पढ़ाने बच्चों को, ठीक है ना। तो अगर आपने ये काम कर दिया ना बेटा तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ आपको जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। और आप जो है प्रीवियस नॉलेज ऐसे ही बनाओगे कि आप खुद देख के
कि अगर मैं बच्चा होता तो क्या, तो आप लिख लो अगर आपको लग रहा है ना, अब हर चैप्टर के ऐसे प्रीवियस नॉलेज के पॉइंट्स लिख लो अपने पास अगर आपको याद नहीं रह पाते, और फिर मिरर के आगे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है बेटा, अब आप देखो ना, अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर लोगे तो सही है, वहां पर आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, आपको सीधा वहां डेमो देना है जाके, ठीक है ना। और कहीं ऐसे Yes, भी ma'am. ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं या फिर कहीं टीच कर रहे हैं, तो फिर वो एज ले जाएंगे नहीं तो आपसे, जबकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रीवियस टीचिंग का, बट मुझे एज क्यों मिली, क्योंकि मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करा वहां पे कि मैं क्या क्वेश्चंस बना सकती हूँ, कैसे प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट, वेकअप पोएम मेरे को बोला जैसे, तो मैंने उनसे पूछा वेकअप पोएम, वेकअप, मैंने उनसे पूछा एट व्हाट टाइम डू यू वेकअप चिल्ड्रन, पहले क्वेश्चन मैंने पूछा कितने बजे उठते हैं आप सब, तो कोई बोल रहा है अच्छा 5 बजे 6 बजे, ओके सो अर्ली, इस तरह से। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ऐसा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये तो सब बच्चे बता देंगे, तो उनकी प्रीवियस नॉलेज है। फिर उसके बाद जितने भी एनिमल्स आ रहे थे उस पोएम में, ठीक है, जैसे चिक आ रहा है और जो भी चीजें आ रही थी उसमें, जो भी वर्ड्स आ रहे थे उनसे रिलेटेड मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे, क्लास से मैंने रिलेट किया, एक माहौल सा क्रिएट कर दिया। फिर मैंने बोला okay children, today we are going to learn a very interesting poem, are you all ready to sing along with me, तो फिर अब जैसे ऐसे प्रिटेंड करना जैसे बच्चे यस बोल रहे हैं, फिर आप उनसे जो है वो पोएम रिसाइट कराएंगे एक्शंस के साथ, ठीक है, गॉट इट। ज्यादातर पोएम्स पर ही जोर देते हैं वो, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने का टाइम होता है, तो कोशिश कीजिए लैंग्वेज में पोएम पर ज्यादा जोर दें। और इसमें आप मैथ्स में ये कर जाइएगा कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि एडिशन कैसे पढ़ाओगे, सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ाओगे, और एफएलएन एक्टिविटीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हर एक चीज की एफएलएन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, एडिशन की एफएलएन एक्टिविटीज मैंने भी कराई थी स्कूल में, तो हम लोगों ने भी अपने चैनल पे डाल रखी है कुछ कुछ, तो मतलब आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे इसमें एफएलएन एक्टिविटीज आपको दिखाएंगे कि एफएलएन एक्टिविटीज कैसे करते हैं। कुछ कोई पूछना चाहता था शायद, आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या अभी कुछ? यस मैम। हाँ बताइए। मैम मिनिमम नंबर कितने लगते हैं इंटरव्यू के प्रेजेंट के? बेटा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब तो मैंने बताया ना आपको चेंज हो गया, डेमो के 30 हैं और उसके 30 हैं, तो मिनिमम मार्क्स हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरे जो नोन में थे तो एक को मिले थे 32, बट उसका हुआ है सिलेक्शन, क्योंकि उसके रिटर्न में 105 थे। तो कुछ लोग कहते हैं आपसे कि 30 नंबर तो मिलते ही हैं या 32 नंबर तो मिलते हैं, बट इस बार हम ऐसा कह नहीं सकते, हम डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आपके रिटर्न में कुछ ज्यादा ही अच्छे मार्क्स है तो शायद आप सिलेक्ट भी हो जाए, बट कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के लिए आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, ठीक है, ये मत सोचिए वो तो ना हम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे भाई गाइड कर रहे हैं कि भाई जैसे आईएएस आईपीएस उनमें भी तो 25 से 30% प्रेजेंट के नंबर लगते हैं। बेटा कई लोगों के तो मैंने ये भी सुना था, अब आई डोंट नो सुनी सुनाई बातें क्या, किसी किसी के तो 12 नंबर भी लगे हैं उसमें इंटरव्यू में, पीजीटी के एक इंटरव्यू में एक पर्सन के 12 नंबर लगे, तो हो सकता है उन्होंने बहुत ही खराब दिया हो या कुछ बोला ही ना हो, ठीक है, तो ऐसा अभी तक तो अभी इस वाले में तो सुनने के लिए नहीं आया कि कितने मिनिमम मार्क्स लगेंगे, क्योंकि देखो डेमो भी है आपका, ठीक है, तो इंटरव्यू से बच नहीं सकते, इंटरव्यू तो फेस करना पड़ेगा आपको, और ठीक है। मैम जो प्रोफाइल टीचर केवीएस में जी क्या जो प्रोफाइल रहेगा टीचर का? क्या केवीएस में जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा प्राइमरी टीचर का? वही यू आर एक्सपेक्टेड टू टीच अप टू प्राइमरी लेवल 1 to 5, यू आर एक्सपेक्टेड टू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चार्ज भी मिलते हैं, जैसे मुझे सीसीए का इंचार्ज बना रखा है, किसी को एग्जामिनेशन का इंचार्ज बनाते हैं प्राइमरी के, किसी टीचर को वो सीएमपी का इंचार्ज बनाते हैं जो आपका कंप्यूटर रूम मेंटेनेंस होता है। तो आप जो है अगर आप एक परमानेंट टीचर बनते हैं तो आपकी यही जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप एक्सपेक्टेड टू टीच अप टू क्लास 5, और उसके अलावा आपको जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसका आपको काम देखना है बस। जी मैम। देन उसके बाद है आपका मैम मैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है, फिर बाकी आंसर बाइलिंगुअल दे दूं, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कोई अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो, मैंने बोला अपनी इंग्लिश, तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं कर सकते हो तो बाइलिंगुअल में भी दे सकते हो, ठीक है, बट अच्छा आप थोड़े वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर लेना तो सही रहेगा, तो उनको लगेगा एटलीस्ट यू हैव वर्किंग नॉलेज। टीजीटी एसएसटी के लिए टीएलएम का प्रिपरेशन कैसे करें? बेटा टीजीटी एसएसटी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बाकी वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो उस पे ही टीएलएम प्रिपेयर कर सकते हो, वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि पर जरूरी नहीं आपका मन पसंदीदा टॉपिक आपको मिले, बाकी आप एक टॉपिक का टीएलएम लेके जा सकते हो, आपको अलाउ किया तो आप वो देखेंगे कि हाँ इसने प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
मैम फिजिकल इंट्रोडक्शन में हम दोनों एजुकेशन टीचर क्या क्या काम करते हैं मैम के क्या लिए? क्या क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या क्या वर्क होता है स्कूल में? बेटा, हमारे स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है ना, देखो, एक तो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं और एक योगा टीचर होते हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर, मतलब जो गेम्स टीचर भी उनको बोलते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब बच्चे गेम्स में आए तो उनको वो प्रोवाइड करें सारे इक्विपमेंट्स जो भी स्पोर्ट्स के होते हैं। कईयों से एक्सपेक्ट ये भी किया जाता है कि वो कोच करें बच्चों को। ठीक है, Okay. कि कोच करते हैं, जैसे वो क्रिकेट सिखाते हैं, कुछ फुटबॉल सिखाते हैं बच्चों को, तो वही कोच करना, मेंटोर करना और बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना। कईयों को, अगर आपके स्कूल में थोड़े टीचर्स की कमी है, अब जैसे हमारे स्कूल में थोड़ा टीचर्स की कमी है, तो हमारे जो गेम्स के टीचर हैं उनको क्लास टीचर भी बनाया हुआ है एक क्लास का। ठीक है, तो वो Okay. डिपेंड करेगा आप किस विद्यालय में जाते हो, अगर तो वहां पे थोड़ी टीचर्स की कमी है तो आपको शायद क्लास टीचरशिप भी मिल जाए। ठीक है मैम ना? हम इंट्रोडक्शन दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे हिंदी में बोले तो नहीं इंग्लिश नहीं के नहीं नहीं बेटे, ऊपर। कोशिश करो इंट्रोडक्शन एक ही लैंग्वेज में दो। अगर आप हिंदी के हो, पीजीटी हिंदी के हो या टीजीटी जी हिंदी के, तो आप हिंदी में ही देना। बट मेरा जो सलाह है वो कहीं ना आपके इंट्रोडक्शन से ना थोड़ा आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ओके कोशिश कीजिए इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही दीजिए। ठीक है, ओके बाकी उसके बाद आप बायलिंगुअल बोलिए, बाकी सर आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के बारे में। सर ओके ने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उनमें एसबी है, एफएलएन, एनसीईआरटी। हाँ, सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैम, रीसेंट न्यूज कैसे फाइंड आउट करें केवीएस के बारे में, जो करिकुलम चल रहा है केवीएस में? आप टाइप कर दीजिए ना केवीएस लेटेस्ट न्यूज या केवीएस लेटेस्ट पॉलिसीज, ऐसा कुछ टाइप कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। या वेबसाइट पे विजिट करिए, सबसे अच्छा आपका है केवीएस की जो वेबसाइट है, वो मिरर है केवीएस का। ठीक है, वो बताएगा आपको, अपडेटेड रखेगा कि केवीएस में क्या क्या आया है अभी। मैम, माइक्रो टीचिंग या लेसन प्लान का पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेसन प्लान का जो टीचर स्पेशली पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेसन प्लान का फॉर्मेट बता दीजिए भाई, क्या होता है। जिस्ट ऑफ द लेसन होता है, फिर कॉम्पिटेंसीज होती है, फिर टीएलओज होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, और फिर असेसमेंट होता है। तो आप, जो आपकी डायरी होती है, टीचर्स डायरी, उसका फॉर्मेट जो होता है वो देख लीजिए। जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो लेसन प्लान, केवीएस लेसन प्लान टाइप कीजिए और उसका पिक्चर इमेज को क्लिक करके स्क्रीनशॉट रख लीजिए। वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किन किन सब हेडिंग्स में हमें जज करना होता है बच्चे को। देन स्टोरी भी पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं स्टोरी पढ़ाने के लिए। और कुछ चीज आपको पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपको बोल सकते हैं आज आपने पूरा दिन क्या किया। ठीक है, व्हाट यू डिड टुडे, यहाँ आने से पहले। तो जस्ट टू चेक योर पास्ट टेंस, कि आपके पास टेंसेस कैसे आप तो चेक करने के लिए भी बोल सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश टीचर्स को। मैम, केवीएस के नॉर्म्स बता दीजिए प्लीज, इस टाइम क्या चल रहा है केवीएस में। बाला इज गोइंग, नहीं बाला अभी इतना नहीं चल रहा। बाला तो मतलब एक एक पार्ट ही बन चुका है ना आर्किटेक्चर का और बिल्डिंग्स का, क्योंकि जो हमारा स्कूल जिस तरह से डिजाइन किया गया है, तो उसमें एक तरह से बाला देखने के लिए मिलता है। बट अभी ऐसा नहीं कह सकते वो चल रहे हैं, नहीं वो, मतलब आप एक कह सकते हो हिडन करिकुलम के फॉर्म में चल रहा है। बट अभी उसका इतना बोलबाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी केवीएस हैं वो ऐसे ही स्ट्रक्चर किए गए हैं कि उनमें हर जगह पे स्टेयर्स पे भी काउंटिंग है और टेबल्स वगैरह लिखे हुए हैं आपके। हर दीवार पेंट करी गई है अल्फाबेट से और वेजिटेबल्स की पिक्चर्स वगैरह से, तो वो इतना कोई बाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी इंटरव्यू में कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है लाइब्रेरियन के लिए। मैम मैम, फिजिकल, हाँ बोलिए। 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होते हैं मैम? हाँ, 21st सेंचुरी स्किल्स, बेटा वही आपकी साइबर स्किल्स को ही बोलते हैं, कि जो आप ये जो टेक्नोलॉजी में आप कितने अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसकी आपको अगर वर्किंग नॉलेज भी है ना, बीइंग अ पीआरटी, तो काफी है। क्योंकि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लेसन प्लान बनाए, कोविड के टाइम पे हम उस पे बना रहे थे लेसन प्लान। ठीक है, आपको एक्सेल शीट की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो एमएस एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड की। ये दो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एमएस वर्ड पे आप क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे और जो एक्सेल है उस पे आप कभी अटेंडेंस के लिए कुछ बना सकते हैं, या फिर आपकी मतलब कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आपको लिखनी होती है, तो वो एक्सेल शीट पे। आपको रिजल्ट बनाना होता है एक्सेल शीट पर, आपका रिजल्ट सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं सारे एक्सेल पर होते हैं। ठीक है, तो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल इनकी नॉलेज होनी चाहिए। बट आपसे वो इतना खोद खोद के नहीं पूछेंगे, खोल खोल के कि बताओ भाई ये डिलीट कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे। ठीक है, कंप्यूटर टीचर से वो पूछते हैं। ठीक है ना, तो आपसे बस इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप पूछेंगे, आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की, आपको बस वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की। ठीक है ना मैम? माइक्रो, हाँ पूछिए। मैं गुड इवनिंग मैम, मेरे को ये हाँ, पूछना गुड था। इवनिंग। तब हाँ जब हाँ डेमो के टाइम में हमें ये लिखना पड़ता है कि बच्चे कितने परसेंट और एब्सेंट, ये तो नहीं हाँ लिखना है हाँ ना? हाँ, ये आपको लिखना पड़ेगा। आपको एक टोटल लिखना पड़ेगा,
टोटल, देन आपको प्रेजेंट आप लिखे TS लिखोगे, टोटल स्टूडेंट्स, देन डैश डाल के अपनी मर्जी से, देखो वैसे KVS में 40 के आसपास होते हैं बच्चे, ठीक है, तो आपने जैसे लिख दिया 40 और फिर PS मतलब जितनी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ TS, फिर PS मतलब प्रेजेंट स्ट्रेंथ और AS मतलब एब्सेंट स्ट्रेंथ। तो आप अपने अंदाजे से आप कोशिश करिए अच्छी अटेंडेंस लिखिए, ठीक है, अपनी क्लास की, कि हमारी क्लास में अच्छी अटेंडेंस होती है। तो मुझे भी याद, मैंने 40 लिखी थी, मैंने लिखा 33 प्रेजेंट और 7 एब्सेंट, तो इस तरह से मैंने लिखा था, आई स्टिल रिमेम्बर। ओके, हाँ हाँ, मैं मान लो अगर वो कोई चैप्टर देते हैं EVS का पढ़ाने के लिए, वो मैंने नहीं पढ़ रखा है, तो 1 मिनट में उस लेसन में नजर मार सकती हूँ? हाँ, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दैट। उनको लगना नहीं चाहिए कि आपको पता नहीं है, क्योंकि देखो वो एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग अ प्राइमरी टीचर, और अभी का तो पैटर्न ऐसा है क्योंकि आपको सिलेबस में उन्होंने मेंशन करके रखा है प्रॉपरली, जब कि यू आर एक्सपेक्टेड टू नो 1 से 5वीं का NCERT। तो अगर आप उसमें भी थोड़ा फंबल करोगे तो फिर उनको डाउट होगा आपकी कैपेबिलिटी पे, क्योंकि और बच्चों को आता होगा, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, कुछ इतना वो नहीं है, बहुत आसान है। एक पेज का आपकी पोएम्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, थोड़ा EVS के लंबे चैप्टर्स है, बट आप उसकी समरी कर लीजिए, नहीं तो ठीक है, एटलीस्ट समरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे आप ये ना लगे कि आप ब्लैंक हो रहे हैं, आप कुछ कुछ बोलते रहिए उसको देख के, जरूरी नहीं वो आपको पूरा चैप्टर का डेमो दे लेंगे, ठीक है, 15-20 मिनट भी चल सकता है आपका डेमो, क्योंकि अब तो डेमो अलग से ले रहे हैं ना वो लोग, तो डिपेंड करता है, उनके पास पॉजिटिव टाइम नहीं है, काफी टाइम है, तो हो सकता है वो आराम से ले आपका इत्मीनान से, बट अगर टाइम नहीं है तो 5-5 मिनट में भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहना कि देखो, मुझे ऐसा लगता है बच्चों, जो चीज हमें नहीं आती ना, वो उसी से डर लगता है, ठीक है ना। हमें हमेशा अननोन चीज से डर लगता है। अभी आप इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है NCERT की। एक बार आप NCERT पढ़ लोगे तो आप अपने आप ही ओवरपावर्ड हो जाओगे नॉलेज से। तो व्हेन यू विल बी एम्पावर्ड विद नॉलेज, देन आई थिंक देयर विल बी नथिंग टू फियर, इजंट इट। तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप एक बार उसको रीड करके चले जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है वो पूछ सकते हैं NCERT आपसे, मैम इंटरव्यू के प्रेजेंट के नंबर कितने लगते हैं मिनिमम। अच्छा, ये मैंने बता दिया था। मैम PGT में मोस्टली लेक्चर मेथड ही यूज होता है, तो TLM की नीड कितनी रह सकती है इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग के दौरान। देखो PGT में तो मुझे ये लगता है, क्योंकि इवन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PGT अभी, क्योंकि मैंने भी PGT इंग्लिश का दिया है अभी एग्जाम। मुझे भी यही लगता है कि TLM की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। TLM यूजुअली आपको प्राइमरी लेवल तक काम आता है, ठीक है। तो ज्यादा आप 8 तक भी यूज कर सकते हो TLM, कुछ कुछ जगहों पे चल जाता है, बट मेरे हिसाब से PGT में TLM की जगह नहीं होती इतनी। बाकी आप ये कर सकते हो कि क्लास को ही अपना TLM बना दो। जैसे हम अगर माय मदर एट 66 पढ़ा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर, और इंग्लिश की पोएम पढ़ा रहे हैं, सॉरी इंग्लिश में पोएट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो, उनके इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपके लिए TLM आपका क्लासरूम ही है एक तरीके से, आपको कुछ चीज बना के नहीं लेके जानी है उसके लिए, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसमें थोड़ा मेच्योर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, और ताकि लगे यू आर अ मेच्योर टीचर एंड यू आर एलिजिबल टू बिकम अ PGT, ठीक है। और लेक्चर मेथड ही यूज होता है, बट थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाना, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। जैसे बट एंटायरली उसको लेक्चर मेथड नहीं करना है। जैसे आप माय मदर एट 66 पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से पूछ लीजिए, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स चिल्ड्रन। पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा उनसे, ठीक है, तो वो बताएंगे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट फेयर रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, ठीक है, और यू आर मोर क्लोजर टू योर मदर और फादर। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछ लें। देन मदर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मदर के ऊपर ही है, क्योंकि वो कंसर्न्ड है जो पोएटेस है अपनी मदर की हेल्थ के बारे में। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करके फिर आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और सेंट्रल आइडिया आपको देना है पोएम का पहले, और उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देनी है। और मैम इंग्लिश पोएम की भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। हाँ, पहले PRT में आपको, क्योंकि अगर आपको रोकते नहीं है जब तक, तब तक आपको पढ़ाते रहना, ठीक है। PRT के लिए पूछ रही है, किसने पूछा? प्रियंका, आर यू देयर? यस मैम। प्रियंका, आपने ये PRT के लिए पूछा है, इंग्लिश पोएम की भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यस मैम। हाँ, देखो PRT में पहले तो बेटा मेन एक्शंस और रेसिटेशन मैटर करते हैं रादर देन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें पहले उसको मजा आना चाहिए उस चीज में, ठीक है। हमारा मेन एजेंडा यही है, क्योंकि बेटा खेल खेल में पढ़ाना है, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, हम यही सुनते रहे, लर्निंग विदाउट बर्डन है। तो उसको आपने जो पोएम पहले पढ़ानी है वो एक्शंस के साथ पढ़ानी है, उसके बाद फिर आप
धीरे धीरे पढ़ के उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर वो आपको अलाउ करेंगे तो हो सकता है आपको एक्शंस वगैरह करा के वो सेटिस्फाइड हो जाए और वो आपको एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही ना दे, क्योंकि वो जज कर लेंगे उतने में ही आपको। मैम टीजीटी एसएसटी के लिए टीएलएम क्या बना है, वो ही बेटा डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। और मैंने बोला 8th क्लास से ऊपर कोशिश कीजिए टीएलएम ना ही बनाइए, आप प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाएं, ठीक है। और सर मेरे हस्बैंड आर्मी में है, जॉब करते हैं, तो मुझे उनके साथ ही पोस्टिंग मिल जाएगी, इसलिए मुझे केवीएस ज्वाइन करना है। मैम प्लीज ये मत बोलिएगा, ये किसने भेजा है रेडमी से, ये किसने भेजा है मेरे हस्बैंड की आर्मी में जॉब है, प्लीज आप ये मत बोलिएगा, वो फिर अनॉयड हो जाएंगे आपसे। सुन रहे हैं आप मुझे? आप प्लीज कभी भी ये मत कहिएगा कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट की वजह से केवीएस ज्वाइन कर रहे हैं, उनको नहीं लगना चाहिए, फिर वो नेगेटिव जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है आपको अपने आपके हस्बैंड के साथ ही पोस्टिंग मिले, ठीक है, केवीएस में फर्स्ट पोस्टिंग कहीं पे भी मिल जाती है, तो प्लीज आप ये मत बोलिएगा, ये नेगेटिव जाएगा। जो प्रोफाइल ऑफ अ टीचर इन केवीएस बता दिया मैंने। मैम ब्लूम हार्ट टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है बीएड में, जो भी आपकी थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज हो गई, आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हो गई, और ये जो एक आधी ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सीटेट में भी आती हैं, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैम आपने डेमो प्रिपरेशन के बारे में शेयर कीजिए, पीआरटी के लिए कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। मैम व्हाई डोंट यू डन मास्टर्स टिल नाउ, हाउ यू आंसर। अच्छा, अगर आपसे पूछा व्हाई यू हैवंट डन मास्टर्स टिल नाउ, तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे? तो ये आप बताइए, आपके कुछ अगर फैमिली में है तो ड्यू टू दो सर्कमस्टेंसेस आप नहीं कर पाए, या जो भी आप इसमें आप जेन्युइन रीजन देंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है आप थोड़ा उसके बारे में आइडिया दे दीजिएगा, बट ये शो करिएगा कि आप इंटरेस्टेड है आगे मास्टर्स करने में, ताकि उनको लगे आपका ग्रोथ माइंडसेट है। मिरर के आगे कैसे बेटा, मिरर के आगे प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में अजीब लगेगी, मुझे भी लगती थी, बट once you'll start doing it you'll start enjoying the process। मैम प्रेजेंट के एनबी कितने हैं? केंद्रीय विद्यालय आप देख लीजिए 1200 समथिंग है, सॉरी 12,000 समथिंग है, कुछ ऐसे ही है, 12,000 समथिंग है, आप देख लीजिए, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, अभी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैम लाइब्रेरियन को, मैम अच्छा आपने एग्जैक्ट कर सकते हैं, तो मैम ये एक स्कूल कहाँ हुआ? पहले तो 1251 थे ना, ये 2-4 दिन से 1252 हुए हैं। हाँ, तो कोई नया बना होगा, अभी मैं भी उसके टच में नहीं हूँ अभी लेटेस्ट उसके, तो मैंने आप recently मैंने सर्च देखा कीजिए कौन से KVS बना है। हाँ, KVS वेबसाइट पे अगर वो बड़ा है तो वो कहीं बना है, फिर 1251 है। मैम वो भूटान 1251 ही देखा था मैंने भी 1251 ही देखा था लास्ट। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, तो नहीं, मैम, 1252 आप देखिए, 1252 आप है। ऐसा टाइप कीजिए न्यूली फॉर्म केंद्रीय विद्यालय एज ऑन, जो आज की डेट है मैम उसके अकॉर्डिंग देखिए। मैम वो भूटान में जो स्कूल खुला था ना केवीएस वाला, उसकी वहीं की भूटान? गवर्नमेंट। हाँ सर मैम, अभी सुना था मैंने, शायद 15। अच्छा, पता नहीं मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं, मुझे तो यही पता है एक आपका मॉस्को में है, एक काठमांडू में है, और एक तेहरान में है, ठीक है ना, वो पूछ सकते हैं आपसे ओवरसीज। देन मैम लाइब्रेरियन को कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर पर ही होता है, तो लाइब्रेरियन को बहुत जरूरी है कंप्यूटर नॉलेज। जो प्रोफाइल बता दिया मैम, पीआरटी के लिए जेंडर इक्वलिटी भी मैटर करती है क्या? जेंडर बायस नहीं करते वो, ठीक है, जेंडर बायस नहीं करेंगे कि आप फीमेल है तो ये आपको चांस देंगे, मेल है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे टीचर हो, आप मेल हो फीमेल हो, वो कोई मैटर नहीं करता, आप अगर अच्छे टीचर हो they'll take you। थैंक यू मैम, ग्रेट टाइम विद यू। मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको एक्सपीरियंस सुन के बहुत मोटिवेशन। हाँ बेटा, हम भी नोवाइस थे और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया। मैम स्टोरी भी प्रिपेयर करनी है, कर लीजिए, अगर कर सकते हैं इंग्लिश में कर लीजिएगा एक स्टोरी प्रिपेयर, बट वो नहीं करिएगा। हाँ जी सर, आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा, और हाँ जैसे सर, आपने बहुत मुझे सारे कहा क्वेश्चंस था है, मैं पहले यही कि सोच रही हूँ, आई आपको वोंट बी अभी, एबल टू टेक देम। हाँ बहुत सारे ये है, और आपको अभी जाना भी था, जी जैसा जी आपने जी मुझे सर, पहले कहा था, तो फिर जी 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 थैंक यू। और जी एक, जी मेरे लिए यहाँ पर बैठ के मुश्किल ये रहा कि मेरी तारीफ खुद की सुनना लेकिन मैं बट एक सर यू बता दूं, डिजर्व ऑल द एक्कोलेड्स, लेकिन इवन अभी मच मोर जैसे देन दिस। आपने सबके साथ जैसे बातचीत की, तो उसमें इन सभी को ये पता चल गया होगा कि एक अच्छे टीचर के लिए अगर एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाता है, जैसे आपके जैसा कोई स्टूडेंट अगर मिल जाता है, तो ये टीचर के लिए खुशी की बात है। तो मुझे लगता है कि जितना आपका डेडिकेशन के साथ पूरा इन्वॉल्व होके जब आप तैयारी कर रहे थे, ये मुझे लगता है कि अभी सभी लोगों को देखने में वो अच्छा लगेगा कि इन्वॉल्वमेंट जो है ना प्रिपरेशन में, क्योंकि टीचर बताता है, जैसे अगर मैं कुछ बता रहा हूँ
तो उसके बाद उसके ऊपर कितना रिलीजियसली काम कर रहे हैं, कितना उसे फॉलो किया जा रहा है, कितना अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है। और वो छोटी छोटी बातें जो होती है, जो क्लास में डिस्कस होती है, तो उससे आप कैसे ग्रास्प करते हो, तो आपने, मुझे लगता है कि यू आर बेस्ट इन दैट थिंग। आप उसे ग्रास्प करने में, मुझे लगता है कि हमारे बैच में सबसे ज्यादा जिससे होता है ना कि टीचर के द्वारा बताई गई बात को कैसे ग्रास्प करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेना है, ये थे। तो मुझे लगता है कि आप क्लास में बेस्ट स्टूडेंट थे, और आपका सिलेक्शन होना उस तरीके से मुझे लगता है कि केवीएस के लिए प्लस पॉइंट है उनके लिए कि आपके जैसे टीचर्स वहां पर है। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा हुआ आपने वहां पर अभी टाइम निकाला, और अगर इन फ्यूचर जैसे कि इंटरव्यू से पहले अगर थोड़ा सा ये हो जाता है तो हम आपको दोबारा इनवाइट कर लेंगे। जी सर, आई वुड लव ये टू अच्छा गाइड इंटरेक्शन रहा। देम। जी सर, और मैं एक लास्ट बात सबको कहना चाहूंगी, देखिए सर की हमेशा हैबिट रही है वो खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं, ठीक है, बट मैं अभी भी यही बोलूंगी कि आई ओ माई सक्सेस टू सर ओनली। देखिए मैंने आपको जैसे बोला, आप चाहे डायमंड भी है ना, बट आपको कोई पॉलिश करने वाला होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप फिर स्टोन ही बन के रह जाते हैं। मुझे सर ने कॉन्फिडेंस दिया कि आप में ये है, आप में ये है, आपकी ये स्ट्रेंथ्स है, आप इस पे काम कीजिए। और मैं सच में, सर ने जैसे बोला, मैं सर की बात बहुत रिलीजियसली मानती थी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था कि सर अब आपको देखना है, जैसे आप गाइड करोगे मैं करूँगी, क्योंकि बहुत भटकाने वाले भी आपको लोग मिलेंगे प्रिपरेशन में, ठीक है, बट यू पीपल आर इन द राइट हैंड्स, और सर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मैंने इतने सारे आपके क्वेश्चंस लिए, बट बाकी जो मैं नहीं ले पाई वो सर आपको और अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है, वो आप सर से पूछ लीजिएगा जो क्वेश्चंस अगर मिस हो गए हैं, और अगर कुछ मेरे लेवल पर होगा तो फिर वो मैं आपको कभी अगर नेक्स्ट सेशन लेने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो आप, मैं होप करती हूँ आप लोगों में कॉन्फिडेंस आया होगा कुछ। मैम आपके यूट्यूब पे यस मैम, यस मैम, आया होगा ना, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, एंड आई जस्ट प्रे फॉर योर सक्सेस। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है ना। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं, और मेरी तो प्रेयर है कि आप सब बन जाए जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, बट आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, इंटरव्यू के वो सीरियसली लीजिए, और जैसे सर बता रहे उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और बिना डरे बस ऐसा सोचिए हम बातचीत करने जा रहे हैं और आई कांटेक्ट बनाना है उनके साथ, ठीक है। तो विद दिस नोट आई वुड टेक योर लीव सर। कैन आई लीव नाउ? Can I take your leave, sir? Thank you very much. Thank you. Okay. All the best, and thank you, sir, for inviting me and giving me this opportunity. Thank you. आपको वहाँ पर सुनना हमेशा से अच्छा है, और मैं भी पूरा एंजॉय कर रहा था पूरी आपकी क्लास, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। सो सर, बट मेरी वो अभी हैबिट गई नहीं, आई एम वेरी टॉकेटिव। नहीं, दैट इज द स्ट्रेंथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, मेरी बातें सर आपके काम आई, बच्चों के काम आई। आई एम प्रिविलेज्ड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। हाँ जी।